नमस्कार। समानता के मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध विदुष बैटन फेसबुक पेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते ही हैं कि हर रविवार तीसरे रविवार को शाम 4 बजे हम किसी युवा प्रतिभा के साथ होते हैं। आज तो हमारे पास 2 युवा प्रतिभाएं हैं, एक प्रियांक पटेल और नेहा चंद्राकर जी। मैं आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार प्रियंक जी और नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विदुष बैटन फेसबुक पेज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। आपको मेरी दरअसल आपकी सलाह पे मैंने वो हटा दिए हैं ईयरफोन, तो मुझे जानने की जरूरत है कि मेरी आवाज आ रही है ठीक से। आप काफी साफ आ रही है, एकदम क्लियर आ रही है। जी जी जी, एकदम ठीक है। तो हाँ, तो आज इसके 23वें एपिसोड में मैं इनका बहुत संक्षिप्त परिचय आपको देती हूँ। वैसे तो इनसे हमारा परिचय उल्टा बन रहा है, तो इनके परिचय से सब हमसे ज्यादा परिचित हैं। फिर भी मैं बहुत संक्षेप में आपका परिचय दूंगी। प्रियंक पटेल जी ने इंजीनियरिंग की, उसके बाद फिर 5 साल के आईटी सेक्टर के अनुभव के बाद IIICI फाउंडेशन की जो यंग इंडिया फेलोशिप है, उससे जो ये सामाजिक सेवा के कार्यक्रमों से जुड़े, तो उसके बाद फिर ये पीछे मुड़ के वहां दोबारा नहीं आए और उन्होंने एकदम नए प्रियंक पटेल जी सामने थे, जिन्होंने एकदम अपना नया रास्ता चुन लिया। और वो इस रूप में हमारे सामने है कि नुक्कड़ टी कैफे, जो कि थर्ड जेंडर और दिव्यांग समुदाय से आने वाले लोगों के ही माध्यम से संचालित होता है, उनके सहयोग से संचालित होता है। उसके 4 आउटलेट अब तक बन चुके हैं। और दरअसल ये तो कार्यक्रम ही इनकी जीवन यात्रा के बारे में है, तो इससे ज्यादा परिचय देना बहुत अजीब लगेगा, क्योंकि इसके बाद ये किन किन चीजों से जुड़े और उन्होंने क्या क्या किया है उस पर तो हम बात ही करने जा रहे हैं। और इसके बाद जो उद्यमशीलता के लिए जितने सम्मान इनको मिले, सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी राष्ट्रपति के साथ ही प्राप्त कर चुके हैं अपने सहयोगी के साथ, जिनके बारे में वो खुद ही बताएंगे। तो समावेशी समतामूलक समाज को बनाने के सपने ने जो डगर इन्होंने चुनी, जो मुहिम इन्होंने चुनी, वो कौन सा मुकाम आज पा चुकी है और कौन कौन से पड़ावों से गुजरी है, उसमें कितने संघर्ष हाथ में आए, कितनी बाधाएं आई, किस तरह अपने जज्बे को इन्होंने सलाम रखा, अब आगे के क्या इनके सपने हैं, ये सारी कहानी हम इनके ही जुबानी सुनेंगे। नेहा चंद्राकर जी एक बहुत ही पैशनेट और नवोन्मेषी फैशन डिजाइनर और समाज सेवी हैं। इन्होंने भी पहले इंजीनियरिंग की, मतलब एकदम इसे हम एसोसिएट कर सकते हैं, सारा मध्य वर्गीय जो हमारा समाज है वही इंजीनियरिंग से शुरू करना। और बस इतना ही फर्क है कि कुछ खत्म भी वहां से करते हैं, इन्होंने वहां खत्म नहीं किया। शुरू तो वही होता है कि सारे लोग IIT JEE की प्रिपरेशन करें और मेडिकल थोड़े कम होते हैं तो उसमें ज्यादा जाते हैं। तो उसके दौरान इन्होंने महसूस किया कि इनके सपनों का रास्ता ये नहीं है, और जब पता चला कि सपनों के रास्ते, कहती हैं कि आंखें बंद करने पे क्या नजर आता है, तो कपड़े। तो वो डगर जब इन्होंने ली तो वो जो सामने आई है, किस तरीके से पहले तो उन्होंने पर्ल इंस्टीट्यूट से दिल्ली से प्रशिक्षण लिया डिजाइनिंग में, और उसके बाद 2013 में लाला लूनी डिजाइनर स्टूडियो इनका स्थापित है, जहां पश्चिमी और पारंपरिक दोनों के एक फ्यूजन के द्वारा, दोनों शैलियों के फ्यूजन के बराबर एकदम नए तरह के डिजाइन, एक नई तरह की रचनाशीलता जो कपड़ों में है वो मिलती है, वो उन्होंने स्टेब्लिश किया। उसके पीछे की कहानी ये खुद बताएंगी, लेकिन ये जरूर समझ में आता है थोड़ा बहुत देखने से कि डिजाइन और स्टाइल की जो एक कॉन्सेप्ट था, उसकी जो एक संकल्पना थी, उसको अपने नई ताजी निगाहों से इन्होंने एक नया रूप रंग उसको दिया है, एक अनोखी रंगत जो उस फैशन की दुनिया में चंद्रा जी के आने, नेहा चंद्राकर जी के आने से उसमें आई है इस वर्ल्ड में। तो सस्टेनेबल फैशन की वो एक रंगत है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ हम एक सस्टेनेबल फैशन को साथ करके देख सकते हैं।
और चक्रव्यूह नाम से उन्होंने एक पहल शुरू की है, जिसमें कि जो पारंपरिक बुनकर हैं और घरेलू हस्तकरघा उद्योग है उनको प्रमोट करने के साथ ये खादी के एक नए तरह के डिजाइनों को हमारे सामने लेकर आती है। मैं इन दोनों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जब तक हम इनके बारे में बात करें, मैं थोड़ी सी अपनी सफाई की मुद्रा में कुछ कह दूं कि अगर मेरे मुंह से नेहा चंद्राकर की जगह ज्यादा प्रियंक निकले तो उस पे कोई, जैसे हम लोग जेंडर वाला दिमाग चला लेते हैं, तो मुझसे तो मेरे साथ तो कोई जेंडर का दिमाग नहीं चलाएगा, पर कोई और कॉमन सेंस लगाने की आप लोग को जहमत न उठानी पड़े। इसलिए मैं बता दूं कि नेहा जी का फेसबुक प्रोफाइल लॉक्ड है, इनका ओपन है। तो जिन गलियों में ज्यादा घूमते हैं वो हमारी जबान पे ज्यादा चढ़ते हैं। तो ये सिर्फ सफाई नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से हमारे किंग्सुगी की स्पेशल पहचान भी है। तो मैंने अपनी तरफ से एक दबे ढके ढंग से एक सच भी कह दिया कि जिन गलियों में हम ज्यादा घूमते हैं वो हमारी जुबान पे ज्यादा चढ़ते हैं, और गलियां तो हमने किसकी ज्यादा घूमी होती हैं सबको पता है। और इन दोनों को तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि उन गलियों में जिनको विचरने के मौके कम मिलते हैं, इनकी सारी सफलता की जो कहानी बुनी गई है उन्हीं लोगों के आसपास बुनी गई है। और मैं इन दोनों की स्माइल में उन सबकी मुस्कान को पढ़ पा रही हूँ। बल्कि मैं कहना चाहूंगी कि आज उन दोनों के साथ इनका वो सारा समुदाय साथ ही आया है। उनके चेहरे में इस मुस्कान के बिना इनके चेहरे में ये मुस्कान नहीं दिख सकती थी। और वो उनका जो परिवार है, जिसे एक्सटेंडेड परिवार उस निक्कर टी कैफे को कहते हैं, तो उस एक्सटेंडेड परिवार की मुस्कान इनके साथ है। प्रियंक जी एंड नेहा जी, आप आगे बढ़े उससे पहले मैं अक्सर किंग्सुगी के अपने गेस्ट के लिए कविता पेश करती हूँ, और उस कविता को ढूंढने में भी मुझे बहुत मजा आता है। तो उस प्रक्रिया से तो मैं आज भी पूरा गुजरी, लेकिन मुझे अंततः पसंद सबसे ज्यादा आपके लिए वही कविता आई जो आपकी वॉल में थी। तो मैं एक तरीके से जो आप सबसे कहना चाहते हैं उसको आपकी ताकत बताते हुए मैं वही आपकी वॉल वाली कविता ही आपके स्वागत में पढ़ रही हूँ। फिर हम उसके बाद हम बातचीत शुरू करते हैं। जी। वो कविता, बल्कि अगर आप ही आपके लिए पढ़, वैसे मंच ये युवाओं का, आप ही लोग का मंच है, कुछ होस्ट और है भी इनफॉर्मल बातचीत, तो होस्ट एंड गेस्ट का इतना क्लियर कट बंटवारा नहीं है। मेरे ख्याल से आप दोनों तो काम कर रहे हैं, आपके सारा जो काम है उसका जो मेन मिजाज है वो मिजाज ही है उन बाउंड्रीज को तोड़ना। वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में आइडेंटिटीज नहीं बटी हुई हो, वहीं वहीं पे उसी बीच की लाइन में तो आपका सारा काम खड़ा है, दरारों में। बिल्कुल। तो अगर आपको याद हो सुनना कविता गीत चतुर्वेदी की, तो आप बहुत अच्छी कविताएं पढ़ते हैं, तो आप पढ़ सकते हैं हमारी तरफ से खुद आप। नहीं, मैं चाहूंगा आप ही उसे पढ़ के सुनाएं, क्योंकि आपने उसमें एक नई दृष्टि देखी होगी। मेरा तो एक अपना अनुमान, एक अपना नजरिया है उस कविता के प्रति, लेकिन मैं चाहूंगा एक बार आप उसे पढ़कर सुनाएं, तो मैं भी आनंदित होना चाहूंगा। जी, सुनना कविता मैं इनके लिए इसलिए भी पढ़ रही हूँ कि इन्होंने तो ये वर्ल्ड लिसनिंग डे में शेयर की थी। तो वर्ल्ड लिसनिंग डे होता है, ये अपने आप में लिसनिंग को इतनी महत्ता देना, ये भी मुझे अपने मंच के माध्यम से फैलाना जरूरी लगा। और ये सुनना ही था जिसकी वजह से ये आज यहाँ पर है। उन आवाजों को सुनना जिसको नहीं सुनने की शिकायत इस कविता में है। सुनना, मैं सुनता हूँ सुनता हूँ सुनता हूँ, यह बोलते हुए मैं सुनता हूँ। सुनना एक तरह का न्याय है जिसे वे नहीं समझ सकते, बोलने के उन्माद में जिन्होंने किसी को नहीं सुना। कितनी लाजवाब लाइन है ये, कि सुनना एक तरह का न्याय है जिसे वे नहीं समझ सकते, बोलने के उन्माद में जिन्होंने किसी को नहीं सुना। सिर्फ गाने से ही नहीं बरसता मल्हार, सिर्फ गाने से ही नहीं जल उठते दीपक, सुनना शामिल होना है फिर भी बोलते हुए के हुजूम में कितना कमतर आका सुनना।
बोलते हुए कि हुजूम में कितना कमतर आका सुनना। सबसे दुर्लभ गीत वही याद रखते हैं जिन्होंने बेहद खामोशी से सुना। सबसे दुर्लभ गीत वही याद रखते हैं जिन्होंने बेहद खामोशी से सुना। सुनने से जिंदा हो जाती हैं कहानियाँ, सुनने से जिंदा हो जाती हैं कहानियाँ। जलधारा नदी कहलाई कि हमने उसके नाद को सुना। सुनने से जिंदा हो जाती हैं कहानियाँ, जलधारा नदी कहलाई कि हमने उसके नाद को सुना। जैसे रूमी कहता था, कोई सुन रहा है, इस खुशी में मुर्दे भी जाग उठते हैं। कोई सुन रहा है, इस खुशी में मुर्दे भी जाग उठते हैं। और ये जो जागने और जगाने की जो मुहिम है, दरअसल समानता की मुहिम वही है। और हमने आपके सुनने को सुना, और ये सुनने सुनाने की प्रक्रिया को अब हम आपकी बातचीत से आगे बढ़ाते हैं। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए कर चुकी शिवी जुड़ी हैं, अभी हमारे जुड़े कई लोग होंगे पर जिनके मैं कमेंट पढ़ पा रही हूँ। हरिमोहन शर्मा सर हैं, वरिष्ठ कथाकार योगेंद्र आहूजा जी हैं, और ये लोग आपका स्वागत कर रहे हैं। इन सबके साथ मैं पुनः आपका स्वागत करती हूँ और हम शुरू करते हैं। आप ही अपने बारे में कुछ भी, जो वर्तमान से हम शुरू करते हैं मेरे ख्याल से, कि एक तो मुझे जैसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस के जवाब देके चलते हैं, फिर थोड़ा पीछे से भी आपकी जीवन यात्रा को पकड़ेंगे। जैसे कि नेहा जी से मैं पूछना चाहूंगी कि लाला लूनी का क्या मतलब, स्टूडियो का क्या अर्थ है। ऐसे ही मतलब आप अपना जो वर्तमान आप जो काम कर रही हैं उसको थोड़ा सा हमारे लिए डिफाइन कर दें, और आप भी उसमें ये भी जवाब आ जाए कि लाला लूनी नाम का के पीछे का प्रयोजन और अर्थ हम नहीं समझ पा रहे। जी नेहा जी एंड प्रियंक जी। नमस्ते, मैं नेहा चंद्राकर। लाला लूनी मेरा एक इनिशिएटिव है, उसके अंदर मैंने चक्रव्यूह नाम के कलेक्शन के ऊपर भी काफ़ी वर्क किया है। लाला लूनी जो था वो काफ़ी स्टार्टिंग से शुरू से ही एक थॉट्स को लेके था कि हमें लोकल वीवर्स, लोकल आर्टिसंस के साथ में काम करना है। उसके बाद उसको एक प्रॉपर सेगमेंट करते हुए चक्रव्यूह का एक कलेक्शन स्टार्ट किया। चक्रव्यूह लाला लूनी, जो लाला एक लैटिन का मेजर 6 नोट है म्यूजिक का, और लूनी का मतलब होता है क्रेजी। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप कुछ नए कलेक्शन ट्राई करते हो, नए वार्डरोब को आप देखते हो और आप एक चेंजिंग रूम में अपने आप को एक नए इंसान के रूप में आप देखते हो, तो इसका मतलब ये था कि आप उस हारमोनी में अपने आप में आप गुम हो जाए। और चक्रव्यूह है एक नेवर एंडिंग प्रोसेस कि जो खादी और ये सब चीज, खादी अपसाइकलिंग, ये मेरा मेन मोटो है। वेस्ट मैनेजमेंट पे मैं काम करती हूँ, तो अपसाइकल करना, रिसाइकल करना, एंड खादी पे भी हम कुछ ऐसे यहाँ पे वीवर्स हैं जो कि वेस्ट से रीवीव करके भी फैब्रिक्स बना रहे हैं। तो उन फैब्रिक्स का भी मैं यूज अपने कलेक्शन में कर रही हूँ, आने वाले कलेक्शंस में। तो मैं इस तरह की चीजों को प्रमोट करना मेरा एक मेन मोटो है। साथ में मैं ट्राइब्स के साथ में भी काम करती हूँ, तो यहाँ की जो गोदना ट्राइब्स हैं, तो उनकी हैंड पेंटिंग जो वो करती हैं उसको भी मैं प्रमोट करती हूँ अपने गारमेंट में, उनको मैं शोकेस करती हूँ। और इसके साथ ही मैं एसएचजी वुमेन्स को ट्रेनिंग देती हूँ, ताकि दिव्यांग महिलाएं जो हैं उनको मैं ट्रेनिंग देती हूँ। जैसे रिसेंटली राखी बनाने का और भी ज्वेलरीज बनाने का ट्रेनिंग, ताकि वो सेल्फ सस्टेनेबल मोड में आ सके। तो ये बेसिकली मेरा वर्क। आगे प्रियांक बताएंगे। मैं तो पहले तो बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, जो आपने प्लेटफॉर्म चुना और हमें यहाँ बुलाया, आमंत्रण दिया कि हम अपनी बातें शेयर कर सकें। एक अहम चीज है। और मेरे ख्याल से जो कविता आपने चुनी मेरे पूरी प्रोफाइल में से, एक तो बहुत प्रिय कवि है मेरे, गीत चतुर्वेदी जी, बहुत पसंद करता हूँ मैंने, उनका लिखा हुआ बहुत मानता हूँ मैं। और मुझे लगता है जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ, मूक बधिर साथियों के साथ काम करना हो या जो हाशिए पे रहने वाले लोगों के साथ जो काम करने की मेरी रीति है, उसमें ये कविता मुझे बहुत हौसला देती है और बहुत भरोसा देती है। तो नुक्कड़ का जैसा बहुत एक ब्रीफिंग जो आपको पता ही है, अभी ऑलरेडी हम लोग अपने नुक्कड़ के कैंपस में ही है। मैंने नेहा को कहा था कि हम लोग घर से लॉगिन नहीं करते, हम लोग नुक्कड़ जाके लॉगिन करेंगे। तो नुक्कड़ से आज हम लोग आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। और नुक्कड़ बहुत सीधे आसान शब्दों में एक छोटा सा प्रयास है जिसमें हमने
उन सभी लोगों को मुख्यधारा में शामिल करने की कोशिश की है जिन्हें समाज ने अवांछित या समाज ने माना था कि ये काबिल नहीं है, जिन्हें ज्यादा मौके नहीं दिए जा सकते। तो शुरुआत के मूक बधिर समुदाय को लेके आज हम अगर तकरीबन 10 साल का हमारा सफर है, तो इस 10 साल के सफर में तकरीबन 5 या 7 ऐसी कम्युनिटीज हैं जिनके साथ में नुक्कड़ आज फिलहाल काम कर रहा है, जिसमें आप देखेंगे मूक बधिर समुदाय के लोग हैं, तृतीय लिंगी समुदाय के साथी हैं, बौद्धिक रूप से जो लर्निंग डिसेबिलिटी सेगमेंट होता है, डाउन सिंड्रोम, उसके साथ ही हमारे साथ काम करते हैं, ड्वार्फिज्म वाले साथ ही हमारे साथ काम करते हैं। तो तकरीबन हर वो समुदाय जिससे समाज ने कभी मुख्य धारा में शामिल होने के मौके नहीं दिए, तो उन्हें शामिल करना और साथ ही साथ समाज को ये संदेश देना कि एक बार जब आप किसी को मौके देने की शुरुआत करते तो कैसे वो व्यक्ति, कैसे वो समुदाय अपना सर्वश्रेष्ठ देके अपनी क्षमता साबित करता है। तो इन दोनों चीजों के लिए हमने नुक्कड़ की शुरुआत की कलेक्टिवली 2013 में, और तकरीबन 10 साल के सफर में 4 या 5 स्टोर्स हम लोग खोल चुके हैं अलग अलग समुदाय के साथ। और ये सिर्फ रोजगार मुहैया कराने की जगह ना हो के एक संदेश देने का ठिकाना है, जहाँ पे कल्चर के जरिए, इनिशिएटिव के जरिए, रीतियों के जरिए, अलग अलग प्रयासों के जरिए समाज के इन सभी वर्गों, वंचित वर्ग के लोगों के बारे में समाज को सूचना दी जाती है, समाज को जानकारी दी जाती है, और हम दो समाज के वर्गों के बीच की दूरी को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। जी, तो अब थोड़ा सा हम इसको विस्तार में आप यात्रा जानना चाहेंगे कि जैसे फिर वो बाकी चीजें तो आएंगी ही कि आपने कैसे 4 आउटलेट खोले, क्या क्या संघर्ष आए। तो फिलहाल आप दोनों से ही मैं सेम एक ही प्रश्न पूछती हूँ कि कब आपने महसूस किया कि आपको ये काम करना, मतलब आपको ये काम शुरू करना है, क्योंकि इसका शुरू से तो ऐसा नहीं हुआ होगा कि दिमाग, मतलब समाज तो हमें ये काम करने के लिए गढ़ता नहीं है, तो ये तो हम माना ही नहीं सकते कि यही काम करने के लिए आप आगे बढ़े होंगे। तो आप मजे से अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं और समय तो हमेशा कम ही पड़ता है, युवाओं के पास भी समय बहुत कम रहता है आजकल तो नई टेक्नोलॉजी के जमाने में। तो ऐसे समय में कब आप दोनों के दिमाग में ये आया कि जो हम कर रहे हैं हम उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं या हम कुछ और करें, और क्या वो जज्बा था, और फिर कैसे शुरुआत की, फिर शुरुआत करने में जो हिचक रही होंगी, कुछ लोगों का सहयोग रहा होगा, कुछ की बाधा रही होगी, कुछ ने तो पागल भी कहा होगा, वो तो अभी भी कहते होंगे कुछ लोग, तो कुछ तो मिल ही जाते हैं, हालांकि की बात शायद कम हो जाए। तो ये भी मैं जानना चाहूंगी आप दोनों से ही अपनी अपनी यात्राओं के बारे में। जी, और अगर ये यात्राएं बीच बीच में साझा भी हो जाती हैं तो वो तो आप जानते होंगे, हमने तो अलग अलग पढ़ी है आपकी। जी, तो नेहा बताएंगे अपनी फैशन डिजाइनिंग की जर्नी, क्योंकि मेरी यात्रा, मुझे लगता है कि दोनों के हम लोगों की यात्रा की शुरुआत तो जरूर थोड़ी अलहदा हुई थी। मतलब नेहा चूंकि डिजाइनिंग फील्ड में थी और मैं इस सोशल सेक्टर में आ चुका था, लेकिन इंजीनियरिंग का हमारा कॉमन बैकग्राउंड था। तो मुझे लगता है कि नेहा का वो वाला हिस्सा जानना जरूरी है कि नेहा ने कैसे चुना कि फैशन उसकी कॉलिंग है। तो आप प्लीज बताएं। जी, ये एक्चुअली हम दोनों जब इंजीनियरिंग कर रहे थे तो उस टाइम में हम दोनों की थॉट्स हम दोनों काफ़ी सेंसिटिव हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी जो एक दूसरे के तरफ हमें जो खींचता है, जो चीज़ है कि ये भी काफ़ी सेंसिटिव है और मैं भी दोनों का मे भी सेंसिटिविटी का एक एरिया अलग होगा, बट दोनों ही काफ़ी चीज़ों के बारे में डेप्थ में सोचते हैं। और जब मैं इंजीनियरिंग करने के बाद मैं पुणे जॉब के लिए गई थी। प्रियांक भी उस टाइम वहाँ पर जॉब कर रहे थे एंड ही वाज अबाउट टू क्विट, क्योंकि इन्हें एक कॉलिंग आई थी इन्हें अंदर से। तो उस टाइम मेरी इनसे मुलाकात हुई थी और फिर मैंने भी इन्हें बताया कि मतलब मैं पर्ल के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। और फिर इन्होंने बोला कि अचानक से ऐसे कैसे, बहुत दिन से जॉब चल रहा है लेकिन कभी यकीन नहीं हो रहा है उस चीज के लिए, मतलब बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं हम अंदर से कि सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलता। काम करके आने के बाद वो एक खुशी महसूस नहीं होती थी कि हाँ हमने कुछ किया है, आज दिन भर में कुछ ऐसा अच्छा काम किया है करके। तो काफ़ी दोस्तों के साथ बैठ के मैंने काफ़ी काउंसलिंग जैसा, तब तो ऐसे ये सब पता नहीं था हमें कि काउंसलिंग एंड ऑल होती है। तो दोस्त ही थे जो हेल्प करते रहते थे कि किस डायरेक्शन में जाना है, किधर नहीं जाना है। तो उन्होंने कहा कि आँख बंद करो और देखो तुम्हें क्या दिखता है। तो थोड़ा मेडिटेट करके मैंने अपने आईज क्लोज की एंड देन ऑफ कोर्स जो आपने कहा कि मुझे कपड़े दिखे, बट मुझे लगा कि ये तो शायद ऐसे ही हो रहा है। फिर 3-4-5 बार वो ऐसा दिखना स्टार्ट हुआ। तो वो एक शुरुआती जर्नी थी कि मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे एक डिजाइनर बनना है, क्योंकि बचपन से सिस्टर्स को हेल्प करना और ये सब चीजें मैं करते रहती थी।
आगे जब मैं पर्ल में एडमिशन ली, पर्ल में एडमिशन लेने के बाद डिजाइनिंग का मतलब काफी अच्छी स्टडी होती है, पर्ल एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, बट लकीली मुझे बहुत अच्छे मेंटर्स मिले जो कि सस्टेनेबल मॉडल्स पे काम कर रहे थे। वो मेरे प्रेरणा के स्रोत बने और फिर उनके मतलब उनके काम से मैं बहुत प्रेरित हुई। मुझे लगा कि आपको एक कॉन्शियस डिजाइनर होना चाहिए। डिजाइनिंग, एवरीथिंग इज डिजाइन, व्हाटएवर अराउंड यू इज अ डिजाइन। जो आपके आसपास है वो हर चीज डिजाइन है, बट डिजाइन का मतलब यही होता है कि आप एक सॉल्यूशन, लेकिन आप कॉन्शियसली किस टाइप के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये मतलब बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। व्यक्तिगत रूप में आपको किसी से आपको खुशी महसूस होती है, कौन सा अच्छा काम करके आपको खुशी महसूस होती है। तो ये इस तरह की चीजें कि सस्टेनेबल जो मॉडल पे वर्क करना, डिजाइनिंग करना, ये मेरे मेंटर्स के थ्रू मेरे अंदर ये चीज आई है। और साथ में जब मैं प्रियांक के साथ एसोसिएट हुई तो हमारे भी उस तरह से एक मैच किए, और नुक्कड़ का भी इंटीरियर में फिर हमने काफी सस्टेनेबल चीजों को यूज किया। काफी रिसाइकल, यहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकले थे उन सारे वेस्ट चीजों को हमने कलेक्टिवली यूज किया। तो ये एक मेरा अप्रोच रहता है डिजाइनिंग की तरफ। जी और प्रियंक जी, नुक्कड़ आप की बोलेंगे जर्नी कुछ? की अगर बात जी जी मैं जैसे इंजीनियरिंग करने के बाद में अमूमन जैसा कहा जा रहा है, मैं कमेंट पढ़ भी पा रहा हूँ, शिवी ने कहा कि भाई मध्यम वर्गीय परिवार में तो इंजीनियरिंग आज की फाउंडेशन कोर्स हो चुकी है कि भाई उसके बाद ही इंसान तय करता है जिंदगी में क्या करना है। तो इंजीनियरिंग कर ली थी, जैसा दोस्त कहते हैं कि भाई चलो इंजीनियरिंग कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का मैं इंजीनियर बन गया। उसके बाद जॉब लग गई तो मैं जॉब करने के लिए पुणे चला गया, दिल्ली चला गया, और तकरीबन 3 से 4 साल तक नौकरी करता रहा। तब तक कुछ ऐसी सर्टेनिटी नहीं थी कि जिंदगी में और कुछ भी हासिल करना है। वो करियर अच्छा चल रहा था, एस्पिरेशन अच्छे थे, एम्बिशन अच्छे थे, ग्रोथ अच्छी मिल रही थी, आईटी सेक्टर में एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच चुका था। लेकिन अमूमन जैसा एक होता है ना कि आप जब अपने आप से पूछते हैं कि क्या भाई ये जिंदगी भर आप ये काम करेंगे, आने वाले 10 साल, आने वाले 15 साल के यही चीज आपकी करियर का पाथ बन सकती है, तो अमूमन मुझे जवाब ना में मिलता था। और जो कि कोर सेटिस्फेक्शन होता है कि कुछ काम को करने के बाद जो आपको संतुष्टि मिलनी चाहिए, वो शायद वहां पे मिसिंग थी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं आगे क्या करूंगा, मैं वो नहीं करना चाहता हूँ, ये मुझे तय हो गया था। इत्तेफाक से पुणे की गलियों में घूमने के दौरान मुझे वहां पे एक इश्तेहार दिखा, एक होर्डिंग पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्लोगन लिखा हुआ था कि भाई आई डोंट केयर कहना तो बड़ा बड़ा अच्छा लगता है, बट ज्यादा बेहतर ये लगेगा जब आप कहेंगे कि आई डू केयर। और वो एक फेलोशिप का इश्तेहार था, इंडिया फेलोशिप थी उस वक्त की, 2008 या 9 के आसपास की बात है। मुझे लगा यार बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज लग रही है, एक बार इसमें अप्लाई करके देखते हैं, लेट्स सी कि क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हो सकता है। उस फेलोशिप के लिए मैं अपियर हुआ, उसका जो पूरा रिटर्न इंटरव्यू होता है, टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं, जो उसका पूरा प्रोसेस होता है, उसको क्लियर किया, और तकरीबन 1-1.5 महीने की प्रक्रिया के बाद में रिजल्ट आया कि मैंने वो एग्जाम क्लियर कर लिया है। तो पूरे हिंदुस्तान से वो लोग तकरीबन 25 लोगों को चुनते हैं जिन्हें सोशल डेवलपमेंट सेक्टर के अलग अलग फील्ड में फिर भेजा जाता है। तो एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का लड़का जिसने इसके पहले कभी भी सोशल डेवलपमेंट सेक्टर को नहीं समझा है, जिसको नहीं पता कि चीजें किस तरीके से होती हैं, सडनली अब उस मुहाने पे खड़ा है कि उसको अपना करियर छोड़ना है, उसको अपना एक सेटल 4-5 साल का आईटी करियर छोड़ना है, जिसमें एक अच्छे ओहदे पे, अच्छी पोजीशन पे है, अच्छा खासा सैलरी उसको मिलता है, जिम्मेदारियों का कोई बोझ नहीं है, जहां से वो और आगे जा सकता है। उस मुकाम पे खड़े होकर उसको ये तय करना है कि नहीं यार, मैं अभी एक नई चीज शुरू करता हूँ जिसमें निश्चितता नहीं है। सोशल डेवलपमेंट सेक्टर क्या होता है उसे नहीं पता, उसे नहीं पता है कि फेलोशिप जैसी चीजें उसको क्या देंगी। लेकिन तब मुझे लगा कि शायद ये वही इकलौता क्षण है जब मैं अपने बारे में कोई भी एक फैसला ले सकता हूँ निश्चित तौर पे। यही वो मौका है, यही वो वक्त है जब मैं कोई डिसीजन लेके इस दिशा में आगे बढ़ सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको अभी टाल दूंगा तो संभावना है कि आने वाले वक्त में वो शायद वो चीज दोबारा ना कर पाऊं। तो मैंने अपने कुलीग से पूछा, अपने फैमिली मेंबर से पूछा, अपने दोस्तों से पूछा, और मोस्टली सभी ने कहा है कि नहीं यार, अभी तेरे लिए करियर छोड़ना ठीक नहीं है, अभी तो तुझे अपने करियर में ग्रो करना चाहिए, ये अच्छी नौकरी है, आगे बढ़ने के अच्छे चांसेस हैं। पर मुझे लगा कि जो एक जवाब मुझे चाहिए था वो मेरे अंदर से ही आया, जिसने मुझे कहा कि प्रियंक यही वो इकलौता वक्त है जब आप रिस्क ले सकते हो। और मैंने वो रिस्क लिया, मैंने अपना वो जॉब छोड़ा, जॉब छोड़ के मैंने फेलोशिप ज्वाइन किया। और फेलोशिप ज्वाइन करना मुझे लगता है मेरी जिंदगी के बहुत ही निर्णायक क्षण था, क्योंकि उसने मेरी जिंदगी की दिशा बदल दी। आईटी सेक्टर में अपनी ग्रोथ के ख्वाब देखने वाला लड़का जब सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में आता है, जो देखता है कि समाज में क्या क्या विसंगतियां हैं, जब वो देखता है कि समाज किन धाराओं में बढ़ रहा है, जब वो देखता है कि गरीबी अमीरी के फासले कैसे कैसे, जब वो देखता है कि कमजोर वर्ग कितना कमजोर है, किन किन मुश्किलों से वो सामना करता है, जब वो देखता है कि दिव्यांगता के क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं, जब वो देखता है कि मानसिक रूप से अक्षम बच्चों के साथ क्या दुर्गतियां होती हैं, तो ये सब चीजें, इन सब चीजों ने मुझे अलग अलग स्तर पे बहुत प्रभावित किया।
मानसिक स्तर पे कई तरीके के चैलेंजेस मुझे दिए, मुझे एक हद तक आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया और सेम वक्त पे मेरे सामने ढेरों चैलेंजेस भी रख दिए। तो ये पूरा मेरा वो करीबन 1-1.5 साल का जो अनुभव था फेलोशिप के साथ का, उसने ही मुझे अपने आप को बेहतर और मजबूत करके इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, जिसकी वजह से मैं फाइनली नुक्कड़ तक आ पाया। हालांकि फेलोशिप ज्वाइन करने के बाद भी मैं एकदम तय नहीं कर पाया था कि मैं नुक्कड़ खोलूंगा, लेकिन फेलोशिप का हिस्सा बनना, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र के गांवों में जाना, उन गांवों में शामिल होने के प्रयास करना, क्योंकि जो मुझे प्रोजेक्ट असाइन होते थे, जो फेलोशिप का स्ट्रक्चर कुछ यूं था कि आपको 6 महीने के लिए एक पर्टिकुलर एनजीओ में एक प्रोजेक्ट असाइन किया जाता था, और उस प्रोजेक्ट के तहत आप गांव में जाके गांव के लोगों के साथ रह के किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। तो पहली बार आप किसी गुजरात के इंटीरियर गांव में जा रहे हैं, आपको गुजराती नहीं आती है, माहौल नया है, गांव के लोग आपको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसे अपनी जगह बनाते हैं, कैसे आप स्वीकार किए जाते हैं, कैसे आप किसी चैलेंज के अराउंड काम करते हैं। तो ये सारी की सारी लर्निंग, लोगों से मिलना जुलना, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की जो प्रैक्टिस बोलते हैं उनका कहना, तो मुझे लगता है इन सब चीजों ने अंदर से कई चीजें मेरे अंदर बदली, मेरा कई किस्म का गुरूर तोड़ा जो मैं लेके आता था कि भाई इंजीनियरिंग किया हुआ पढ़े लिखे घर का संभ्रांत लड़का, इसको सब कुछ पता है, मैं आसमान से आपके लिए कोई सोल्यूशन ला के दे दूंगा, सब चीजें हल हो जाएंगी। तो ये सारे वहम टूटे मेरे। मुझे लगा कि जब तक जमीनी स्तर पे बदलाव नहीं आएंगे, जब तक लोगों से जुड़ के बदलाव नहीं आएंगे, जब तक सोल्यूशन कम्युनिटी खुद से लेके सामने नहीं आएगी, तब तक बदलाव संभव नहीं है। तो इन सारी लर्निंग के साथ में तकरीबन 1.5 साल बिताने के बाद में मेरी फेलोशिप ओवर हुई, और फेलोशिप ओवर होने के बाद जब मुझे लगा कि अब मैं और क्या करूं, तो मुझे लगता है वो फेलोशिप के दौरान का पूरा अनुभव, कि जब मैं देखता था कि एक गरीब परिवार में पैदा हुआ दिव्यांग बच्चा कैसे उस परिवार के लिए एक लायबिलिटी और जिम्मेदारी बन जाता है। क्योंकि हम सब आप सब ये जानते हैं कि एक गरीब परिवार के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि परिवार का हर सदस्य फाइनेंशियली कंट्रीब्यूशन करे, लेकिन अगर परिवार में कोई दिव्यांग बच्चा पैदा हो जाता है तो आपको लगता है अब ये तो जिम्मेदारी बन गई, इसका भविष्य क्या होगा, इसकी नौकरी कहाँ मिलेगी, इसका करियर कहाँ बनेगा। तो वो अनिश्चितता जब मैं उन परिवारों के चेहरे में देखता था, जब उस बच्चे के चेहरे पे बेचारगी देखता था, तब मुझे लगता था कि क्या हो सकता है, क्या संभावना बन सकती है, क्या इनके लिए तैयार किया जा सकता है। और उन्हीं चीजों ने मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझे प्रेरित किया कि मैं नुक्कड़ जैसी कोई शुरुआत करूं, जहां पे मैं दो सोसाइटी के उन वर्गों को जिन्होंने कभी भी एक दूसरे से खुल के बातचीत नहीं की, कि कभी भी एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के बारे में जाना नहीं, उस प्लेटफॉर्म को बनाया जा सकता है। और तब मुझे लगता है कि नुक्कड़ का बीज मेरे अंदर डला। जी, तो इस बीच दौरान जब आप लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे या जॉब कर रहे थे या जब आप फेलोशिप कर रहे थे, तो आप किसी खास वैचारिकी या किसी खास किस्म के अध्ययन के भी करीब आए क्या? क्योंकि किसी खास किस्म के अध्ययन को तो नहीं कह सकते हैं रश्मि जी। जैसे हालांकि नेहा जिस सेक्टर में काम कर रही थी, मैं जिस सेक्टर में कर रहा था, चीजें कॉमन जरूर थी, लेकिन कोई पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को, जैसे नेहा ने कहा कि सेंसिटिविटी जरूर थी, सेंसिटिविटी दोनों के अंदर थी, एक लाइक माइंडनेस जरूर थी, वो जिन विचारों से बात करती थी उन विचारों से मैं भी सहमत होता था, चीजें थी जरूर जो हम एक दूसरे के साथ मिलकर करते थे, लेकिन एकदम निश्चित तौर पर चीजें साथ में मिलकर ही करनी है उस वक्त तक तय नहीं था। हम लोगों की सोच जरूर सेम थी, हम लोगों की संवेदना जरूर सेम थी, और मुझे लगता है कि वही एक कॉमन थ्रेड था, एक कॉमन धागा था जो हम लोगों को जोड़ के चलता था, कि समाज के प्रति हमारा नजरिया, समाज की कुछ रूढ़िवादिता को लेके जो हमारे प्रति एक कह सकते हैं कि जो हम अलाइन नहीं करते थे उनसे, वो जरूर था। संवेदनशीलता हम दोनों के अंदर जरूर थी, लेकिन कलेक्टिवली साथ में ही काम करेंगे उस वक्त तक तय नहीं हो पाया था, वो क्रमशः हुआ, धीरे धीरे हुआ। चलो, ये भी पता चल गया, आगे पीछे जानना ही था। पर मैं दरअसल जिज्ञासा मेरी ये थी कि यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, या कभी किसी लेवल पे किसी खास किस्म की वैचारिक दृष्टि या किसी खास किस्म के अध्ययन के आप लोग करीब आए क्या? क्योंकि मैं ये प्रश्न इसलिए पूछ रही हूँ कि अक्सर जब लोगों की संवेदना इस तरीके से जुड़ती भी है कि कुछ गरीब है, कुछ अमीर है, कुछ दिव्यांग है, उनको दिक्कत है, तो लोग अपनी सैलरी का छोटा सा हिस्सा दान करके और छुट्टी पा लेते हैं। अक्सर ये होता है। मतलब एक ये वो दृष्टि विकसित करना जिसपे कि हम सोचें कि हम मतलब अपनी भी तो प्रिविलेज छोड़नी पड़ती है ना, मतलब कुछ करना पड़ता है, कुछ ठोस समाज में, और सबसे पहले तो अपनी वैचारिकी बदलनी पड़ती है, और अपनी भी थोड़ी सी जमीन छोड़नी पड़ती है, और वही बाद में आपको जमीन मिल भी जाती है, क्योंकि जमीन है तो सभी की कॉमन। लेकिन मैं जानना चाह रही थी कि वो वैचारिकी बनने में कुछ खास किताब, कोई खास व्यक्ति, कई बार होता है कि हमें कोई मेंटोर मिल जाता है इस तरीके का सोचने वाला, कभी कुछ किताब से हमें रोशनी मिल जाती है, कभी हम किसी खास वैचारिकी का रुझान हमें मिलता है, तो वो मैं जानना चाह रही थी।
शिवी भी मेरे मतलब मेरे प्रश्न साथ को तो रश्मि इसमें एक छोटा सा हमारी अप्रोच का फर्क रहेगा। नेहा चूंकि एक ऐसे परिवार से आती जहाँ पे उनके साथ ऑलरेडी उनके जो दादाजी थे स्वर्गीय दादा रामलाल चंद्राकर जी, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, वो खादी के मुखर समर्थक रहे हैं, तो उनके परिवार का एक अहम हिस्सा रहे। मेरे पिताजी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर रहे हैं, मेरी मॉम प्रिंसिपल रही है, तो और चूंकि मैं जिस इलाके से आता हूँ काफी ट्राइबल डोमिनेटेड इलाका है, तो कुछ हद तक मैंने वो चीजें जरूर देखी हुई थी कि असहजता या चीजों की अनुपलब्धता परिवारों को कितना प्रताड़ित करती है। लेकिन मुझे लगता है कि जब मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद जब मैं जॉब कर रहा था, और जॉब करने के दौरान अगर मैं वॉलंटियर करने जाता था कई एनजीओ के साथ में सैटरडे संडेज को या छुट्टियों के दिनों में, तो वॉलंटियर करने के दौरान के वो 2 घंटे जब होते थे, उन 2 घंटों में आपको बड़ा अच्छा महसूस होता है कि हाँ यार, अगर कभी मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र के हिंसा प्रभावित बच्चों के साथ शिक्षा में कुछ प्रयोग कर रहा हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता। कभी मैं स्लम चिल्ड्रन जो होते हैं, जो बस्तियों में रहने वाले बच्चों के लिए कोई पिकनिक का आयोजन कर दे रहा हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये जो पीसेस में टुकड़ों टुकड़ों में जो खुशियां या टुकड़ों टुकड़ों में जो ये अच्छाई महसूस होती थी ना, मैं इसका विस्तार चाहता था। मुझे लगता था यार जो भी मिल रहा है टेम्परेरी है, मैं 2 घंटे तो इसको एंजॉय करता हूँ, लेकिन वापस जैसे ही मैं अपने आईटी में जॉब के सेक्टर में जाता हूँ तो चीजें वापस वो ढर्रे पे आ जाती हैं। और मैं वो उस स्ट्रगल से बड़ा प्रभावित था कि यार 2 घंटे अच्छा महसूस होना, फिर बाकी के 12 घंटे वही रेगुलर लाइफ महसूस करना। तो मैं कहीं ना कहीं इसका एक निजान चाहता था। मैं चाहता था कि अगर ये अगर सिर्फ सुकून की तलाश है, या एक अगर सिर्फ अच्छा महसूस करने की तलाश है, या ये महसूस करना है कि मैं क्या योगदान दे सकता हूँ, मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मैं अपने आप को कैसे काबिल महसूस कर सकता हूँ, तो वो मुझे लगता है फिर उसी के प्रयासों में मैं फेलोशिप, और फेलोशिप का एक अनुभव मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा। जब मेरा बहुत पहला एक फेलोशिप की एक प्रोसेस थी, इमर्सिव रूरल इमर्सिव वो कहलाती थी, जिसमें हमें महाराष्ट्र के गांव में भेजा गया था। जब मैं महाराष्ट्र के गांव में गया तो काफी बारिश हो रही थी, अगस्त का महीना था, काफी तेज बारिश थी। शुरुआत के 2-3 दिन मैं गांव वालों से मुलाकात नहीं कर पाया। जब थोड़ी सी बारिश थमी तो मुझे लगा कि एक बार गांव का दौरा करके देखते हैं, लोगों से मिलके देखते हैं क्या चीजें हैं। तो मैं ऐसे ही गलियों में घूम रहा था गाँव की, काफी अंदर महाराष्ट्र के इंटीरियर का एक गाँव था। तो एक बुजुर्ग दंपत्ति जिनके पास एक छोटी सी झोपड़ी नुमा उनका घर था, उन्होंने मुझे बुलाया कि आप आइए। उनको उनको खबर मिली थी बाहर से कुछ लड़के आए हुए हैं, उन्होंने मुझे बुलाया, और वो मुझे जब अंदर लेके गए तो मैंने देखा कि छोटे से घर में हॉल में एक बेड पे एक यंग बच्चा लेटा हुआ है, 21-22 साल का यंग बेटा लेटा हुआ है, और बॉडी उसकी लगभग हाफ पैरालाइज थी। तो मैंने अंकल से पूछा कि अंकल कौन है क्या, तो वो कहते हैं कि ये उनका इकलौता बेटा है, जो क्रिकेट का काफी अच्छा खिलाड़ी हुआ करता था, और डिस्ट्रिक्ट लेवल में जब खेलने गया था उसको चोट लग गई, उसके बाद से वो पैरालाइज है। तो वो मुझसे पूछना चाहते थे कि मैं चूंकि बाहर से आया हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं जानकारियां रखता हूं कि इस बच्चे का भविष्य क्या हो सकता है, ये क्या कर सकता है, जिंदगी में क्या हासिल कर सकता है, इसका इसका अच्छा भविष्य कैसे होगा। उनके बाद, उनके माता पिता के जानने के बाद में उस इकलौते बेटे के भविष्य की निश्चितता क्या है, और मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं अपनी सारी लर्निंग, अपने सारे गुरूर, अपने सारे नॉलेज के बावजूद वहां पे खाली खड़ा हुआ था, मेरे पास कुछ नहीं था उनको बताने के लिए। मैं उनको उम्मीद भी नहीं दे पा रहा था कि कल के दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो जो अंदर से जो हॉलोनेस थी, जो अंदर का एक एकाकीपन या खालीपन था कि मैं इनको कुछ ऑफर नहीं कर पा रहा हूं, वो मेरे लिए एक मोमेंट ऑफ ट्रुथ था। वो मुझे एहसास करा रहा था कि यार मैं शायद अपने आप को अब तक तैयार नहीं कर पाया, मैं अब भी बहुत अनजान और चीजों से बहुत दूर हूं, बहुत सतही तौर पर मैं चीजों को जानता हूं। तो ये मेरे लिए बहुत जरूरी है कि अगर मैं अपने आप को काबिल बनाना चाहता हूं समाज के किसी भी स्तर पर योगदान करने के लिए, तो पहले अपने आप को भरसक भर लूं, भरने के बाद में किसी की तरफ अपनी वो मदद का हाथ बढ़ा सकता हूं। तो वो लर्निंग लेने के लिए फिर मैंने अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित किया इस फील्ड के लिए। ये मेरे हिस्से की जर्नी है। नेहा अपना पक्ष बताएंगी। जी जी नेहा जी। कि आपके परिवार में कुछ लर्निंग जो आपकी रही, जिन्होंने आपको इस दिशा में डाला है, जो भी आपकी जो वैचारिकी बनी इस तरह की कि आप सामाजिक कार्यों की तरफ बढ़ेंगी, तो मतलब फैशन वाला तो आपने बताया ना कि कैसे आपके अंदर पैशन था शुरू से ही इस बात का, लेकिन हम ये कि आप कुछ सामाजिक सरोकारों को ध्यान में रख के काम करेंगे, ये दिशा लेने के लिए का व्यक्ति विशेष के संपर्क में आए, या कोई खास किस्म का अध्ययन या कोई खास तरह की विचार दृष्टि आपकी बनी, वो मैं पूछना चाह रही थी। जी प्रियांक को सुन रही थी तो सुनते रहने का मन कर रहा था। काफी अच्छे से वो एक्सप्लेन कर रहे थे अपनी जर्नी, तो मुझे काफी कहानी, मतलब वो एक तरह की उनकी जर्नी उसको सुन के बहुत अच्छा लग रहा था। तो मेरा ध्यान अभी पूरा उस तरफ चला गया था, क्योंकि इनकी जर्नी में पूरे टाइम मैं इनके साथ थी, थ्रू फोन बोल सकते हैं, कभी मिलना जुलना इस तरह से। तो जब मैंने डिजाइनिंग स्टार्ट किया, एग्जैक्टली उस टाइम मेरे दिलो दिमाग में बहुत ज़्यादा कुछ खास क्लैरिटी नहीं थी
कि बस ये पता था कि हाँ मुझे कपड़ों से लगाव है, कपड़े बनाना, उन्हें मैं सीखना चाहती हूँ। लेकिन ये सब करते-करते मतलब एक एक कॉमन सी चीज़ें महसूस होती है कि आप लगातार फिर एक चीज़ कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो। जब मैं मेरी मेंटर से मिली, तब मुझे उनके काम को देख उन्होंने गार्बेज से कलर्स डेवलप करा, पिगमेंटेड कलर्स उन्होंने गार्बेज से डेवलप किया। तो वो उनकी जो जर्नी है वो सब चीज़ें अंदर से एक सेंसिटिविटी लेके आती है। फिर मैंने अचानक से खादी की तरफ अपना रुझान महसूस किया कि इन वीवर्स के साथ मैं बैठी, उनके काम को देखा, उनकी तकलीफ देखी, उनके काम करने का मतलब वो बहुत लंबे समय तक काम नहीं कर सकते क्योंकि उनमें उनकी आँखें, उनका हाथ, उनके पैर सभी चीज़ों का उपयोग होता है। तो एक दिन में एक वीवर बहुत कम 1 से 1.5 मीटर कपड़ा ही वो बना पा रहा है। तो और उससे उसके घर की जीविका चल रही है कि नहीं चल रही है, ये एक मतलब बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है। उसके बाद मैंने देखा कि बहुत सारी क्लस्टर्स की वुमेन्स हैं, उनके छोटे-छोटे क्लस्टर्स होते हैं। तो वो धागा बनाने का काम कर रही हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे काफ़ी इंस्पायर किया। अगर मेरा थोड़ा-सा भी कंट्रीब्यूशन इस एरिया में जाता है और उनको अगर मेरे थ्रू थोड़ा-सा भी बेनिफिट होता है, तो विल बी रियली हेल्पफुल फॉर देम। मैंने और बचपन में ये देखा था कि मेरे जो एक जाने-अनजाने में आपके साथ कुछ कड़ियाँ जुड़ जाती है कहते हैं, तो वो मेरे साथ हुआ कि एक सवाल मेरे सामने किसी ने इंटरव्यू लेते टाइम पूछा कि आपको खादी से क्यों लगाव हुआ? तो मैंने इस बारे में सोचा मुझे मतलब ऐसे कुछ मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब शायद बचपन से मैंने मेरे घर में देखा है कि मेरे दादाजी ने खादी के अलावा कुछ और धारण ही नहीं किया। उनकी बेडशीट से लेके उनके मतलब हर चीज़ टॉवेल-वॉवेल हर एवरीथिंग वाज़ खादी। तो मुझे लगा कि जब मतलब वो एक पारिवारिक तरह से एक आपके साथ में वो चीज़ें एक जुड़ जाती है, तो मेरे साथ वो चीज़ जुड़ गई कि मुझे एक रुझान हो गया सेंसिटिविटी अंदर से मैं फ़ील करने लगी कि कितनी मेहनत करते हैं ये लोग एक कपड़ा बनाने में और इनके साथ ही इलेक्ट्रिसिटी और ये वो बहुत सारी चीज़ों का जो है बचत होता है अगर आप खादी ग्रहण करते हो तो। तो खादी के उपयोग से काफ़ी चीज़ें आपका मतलब आप योगदान कर रहे हो सोसाइटी के लिए। तो ये सब इको फ्रेंडली इसीलिए उसे कहा जाता है क्योंकि वाटर वेस्ट कम होता है। बहुत सारी चीज़ें तो इन सब चीज़ों से को लेके ही मुझे इस सेक्टर में जाने का मन किया। और व्यावसायिक स्तर पे इसका आर्थिक पक्ष कैसा रहा? मैंने जो आपका जो फैशन आप जिस इंडस्ट्री में आई हैं उसके प्रति उसके लिए आपके कुछ एम्स होंगे। तो व्यावसायिक और आर्थिक दृष्टि से ये खादी के साथ जो करना कैसा रहा आपके लिए? जी। आपका मैं जस्ट जानकारी दे रही हूँ अगर कोई एक मिनट मैं बस जानकारी दे रही हूँ अगर कोई सुधार संभव है तो ठीक है, नहीं संभव है तो कोई बात नहीं। लेकिन आप लोग का नेटवर्क बीच-बीच में फ्यू सेकंड्स के लिए जा रहा है। जी। जी नेहा जी। अभी नेटवर्क क्लियर? हाँ, वो बीच-बीच में थोड़ी देर के लिए जा ही रहा है। शायद मेरी आवाज़ भी इसीलिए नहीं आई थी उस वक़्त, बट वो तो कोई हाँ, बात हाँ। नहीं लेकिन अभी जा क्लियर रहा है है, बीच-बीच में। अभी क्लियर। अब आ गया, अब क्लियर हो गया। जी, जी, अभी क्लियर। जी नेहा जी। 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 मेरा फर्स्ट कलेक्शन तो कंप्लीटली फेल हो गया क्योंकि लोकेशन जहाँ पर मैं थी, मेरा फर्स्ट लोकेशन ऑफ वर्क जो था, वहाँ पर मतलब मेरा टेस्ट जो था, जो क्राफ्ट मैनशिप को मैं वापस को लेके मैं काम कर रही थी, उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे लोग। फिर धीरे से मैंने फिर अपना लोकेशन चेंज किया, वर्क लोकेशन चेंज किया ताकि मैं एक राइट ऑडियंस तक पहुंच जाऊं। तो जब मैं दूसरी लोकेशन में आई तो वहां पर फिर मैंने जब वापस से रीशोकेस किया अपना वर्क, तो वहां पर फिर लोगों को थोड़ा बहुत समझ में फिर
बहुत डिफिकल्ट था रायपुर और आपकी आवाज काफी कट कट के आई है, वैसे थोड़ा ही हम सुन पाए हैं, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो। और मेरे ख्याल से वो सारी चीजों के ध्यान तो आपने रखे ही होंगे कि आप उससे बहुत दूर नहीं होंगे वाईफाई से, तो मेरी समझ से तो उनके आने का इंतजार हम करते करते कुछ बात आगे ऐसी बढ़ा लेते हैं। मुझे भी थोड़ा कम सुनाई पड़ रहा है इसी रीजन से, क्योंकि उनको मेरे से सुनाई नहीं पड़ रहा था ईयरफोन से, मगर उन्होंने कहा कि उनके यहाँ स्पीड बहुत है, तो उनको एहसास भी नहीं है कि हम बीच बीच में कट रहे हैं हमारे लिए। अभी तो हमारे पास इंतजार के अलावा और कोई चारा नहीं है। मैं ही हाँ, आ चुके हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? नेहा जी, आप अपनी बात जारी रखिए। आप अपनी बात जारी रख सकती हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? तो इनके बारे में तो आप ये जानकारी ले पाए। आप कृपया अगर मेरी आवाज सुनेंगी तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं बीच में केवल कुछ टाइम निकाल रही हूँ आपके बारे में बात करते हुए। तो ये तो आपको बताया ही कि इनको इनकी उद्यमशीलता के लिए कई सारे पुरस्कार अब तक मिल चुके हैं। पहले राज्य स्तर पर इनके कामों की वो हुई थी सराहना, उसके बाद राज्य स्तर पर इनके कामों की सराहना हुई थी, उसके बाद फिर राष्ट्रीय स्तर पर भी उनको पहचान मिली। और जो उनका नुक्कड़ टी कैफे है, वहाँ पे लगातार इस तरह की रचनात्मक कार्य होते रहते हैं। कभी कोई संगीत सभा, कभी काव्य का। जनरली लेखकों से तो इनका संपर्क लगातार बना रहता है। उनकी वॉल से भी मुझे पता चलता है कि एक साहित्य और कला की दुनिया से लगातार ये जुड़े रहते हैं। और विनोद कुमार शुक्ल भी इनके कैफे में आए थे, उसका भी मैंने जिक्र पढ़ा। तो लगातार लेखकों, कवियों, यहाँ तक कि एक बार कॉमेडी की वर्कशॉप भी हुई थी। तो इस तरह से ये जो पूरा का पूरा जो नुक्कड़ टी कैफे का जो एक संरचना है। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है ना? एक बार कोई मैसेज से बता दे कृपया। और शिवी, मैं आपको प्रियंक जी का नंबर शेयर कर रही हूँ। आप इनके साथ बात करके इनको दोबारा वापस जोड़ने के लिए कहिए, जब तक मैं बात जारी रख रही हूँ। क्या आप लोग को मेरी आवाज आ रही है जी? शिवी, मैं नंबर शेयर कर रही हूँ उनको, इनको बोलना आने के लिए, क्योंकि उन्होंने बताया कि उनके पास बहुत अच्छा वाईफाई काम करता है उनका, हाई स्पीड में। तो अगर वाईफाई नहीं भी होगा तो चाहे मोबाइल डाटा से जुड़े या जैसे भी जुड़े, आप कृपया उनको जोड़ें। हाँ, और धन्यवाद बलवंत। तो जो नुक्कड़ टी कैफे है, उसकी जो पूरी संकल्पना है, उसका जो जब उसकी बनावट में जिस चीज का ध्यान रखा जाता है, तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उसका वो जो हो थोड़ा सा घरेलू जैसा एक आत्मीय माहौल दे, और जो चेहरे में सबके आने वाले क्लाइंट्स के भी आंखों में स्माइल रहे, होठों में स्माइल रहे। और जो सर्व कर रहे हैं, जिसमें से ज्यादातर जो शिवी, आपके मैसेज क्यों आ रहे हैं मुझे? मैंने आपको बोला आप वो कीजिए, आप प्रियंक जी को जोड़ने की कोशिश कीजिए। मैंने नंबर शेयर कर दिया है। उसके मैसेज देख के मैं घबरा गई कि उसको नंबर नहीं मिला है अभी। उसकी जो संकल्पना है वो इस तरीके से है कि एक आत्मीय सा माहौल हो, एक समावेशी माहौल हो, लोग एक दूसरे को समझें, मतलब समाज का एक अभिन्न अंग बने, और धीरे धीरे इस संवेदना का प्रसार हो कि
सब लोग का एक ही मतलब मानव होने के नाते सबके अधिकार भी सेम है और सब एक दुनिया को शेयर करते हैं जिसमें कोई इतना बड़ा भेदभाव नहीं है। तो सब सोसाइटी का सदस्य अपने आप को समझे, इस तरह की उसकी संकल्पना है। आगे के लिए मेरे को थोड़ा सा सबक है मेरे लिए कि मैं पहले से किसी कोशिश करके रखूंगी कि वो ये काम करे। मेरे पास इनके बारे में बोलने के लिए बहुत कोई था, अगर मुझे नंबर शेयर करके बार बार इंस्ट्रक्शन नहीं देनी होती कि कोई और आके कर ले से, तो मेरे पास काफी सारा था इनके बारे में बोलने के लिए, बट मुझे ये ड्यूटी असाइन करनी पड़ रही थी कि कोई इन्हें कनेक्ट करे। अब आपका नेटवर्क परफेक्ट है। जब मैं आपसे जी ट्रायल के टाइम भी मैं कह रही थी ना नेटवर्क ठीक से काम नहीं कर रहा, जी आवाज जी की जी। इसी में गड़बड़ हो रही थी। नहीं मैंने लोकेशन फर्स्ट चेंज कर दिया एक्चुअली, मैं हाँ लोकेशन शिफ्ट करके आऊँ, माफ कीजिएगा, मतलब वो सारे लोग जो सुन पा रहे थे, असुविधा के लिए खेद है। अब परफेक्ट है, उस समय नहीं था, मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि आपने कहा कि आपका यहाँ इंटरनेट बहुत अच्छा चलता है वो लेकिन था नहीं वो के लिए। अब मैं जी जी बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ। जी नेहा जी, जी आप बता रही थी कि कड़ियों से कड़ियां जुड़ती चली गई मेरे इस सवाल के जवाब में कि आपको कब आप मतलब कोई वैचारिकी होती है जो ये पैदा करती है कि हम इस बने बनाए रास्ते को छोड़ के रास्ता लेंगे। तो आप अपना खादी का प्यार बता चुकी हैं जो घर से था, कड़ियों से कड़ियां जुड़ सकती है। कोई खास किस्म की कोई वैचारिकी किसी अध्ययन से या किसी दृष्टि से मिली हो तो वो आप हमसे शेयर कर रही थी। जी मुझे ऐसे लगता है आपके जो गुरु हैं वो आपके जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप किस तरह की मतलब मेंटर्स से आप कनेक्ट हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये एक तरीके का मतलब मैं हमेशा कहती हूँ कि आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे इस तरह के मेंटर्स मिले हैं कि मुझे जो मेरा अंदर से जिस चीज़ को करने का मन था उसकी तरफ उन्होंने मुझे एक दिशा दिखाते चले गए। कभी भी मैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं रुक रही हूँ या मुझसे कुछ ठीक नहीं हो रहा है या फिर कुछ सही नहीं है, तो हमेशा अभी भी वो लोग मेरे साथ टच में हैं और मुझे अभी भी मुझे दिशा दिखाते रहते हैं कि नहीं ये सही है और ये ऐसा आप ऐसा कर सकते हो। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो मेरी मेंटर है पापिया बैनर्जी जी, जो कि दिल्ली में ही रहती हैं और उनके थ्रू मुझे डिज़ाइनिंग तो मैंने काफ़ी डिटेल में मतलब मैंने वर्शिप किया उसे, मैंने पूजा की उसकी, क्योंकि मुझे उनके थ्रू ही अध्ययन का सही अर्थ क्या होता है ये समझ में आया कि आप जो कर रहे हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है, बट आप जो कर रहे हैं उससे आप क्या-क्या और कर सकते हैं। आप इस सोसाइटी को कैसे हेल्प कर सकते हैं और साथ ही साथ कि आपको ये सारा नॉलेज अपने तक सीमित नहीं रखना है। आपको जैसे उन्होंने मुझे दिया, मुझे भी औरों को ये चीज़ देनी है। तो ये मेरा एक लगातार प्रयास इसी चीज़ में रहता है कि जो मैंने सीखा वही चीज़ मैं आगे लोगों तक पहुँचाते चलूँ। तो ये मुझे लगता है कि आपके गुरु बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके जीवन के आगे के जर्नी को तय करने के लिए। तो मुझे आपकी बातों से मुक्तिबोध की ये लाइन याद आई कि लिया बहुत दिया बहुत कम। और दरअसल तो सफलता की परिभाषा हम लोगों को इतनी गलत रटाई रहती है, होना तो यही चाहिए। मतलब असल में तो सफलता इस बात से भी तय होती है ना कि हमने कितने संसाधन लिए हैं और उस कितने प्रोड्यूस किए हैं। जबकि अगर हम किसी ऐसे प्रिविलेज्ड घर में प्रिविलेज्ड उसकी तरीके से पैदा होते हैं और सब कुछ हमें उसमें मिलता है पुरस्कार में, और उसके बाद सफल होते चले जाते हैं, तो उसको भी समाज बहुत इज्जत से देखता है। जबकि अगर देखा जाए तो इसमें लेना ही लेना है, देना तो इसमें कुछ नहीं है। तो ये परिभाषाएं भी शिवी को बात आपकी बहुत पसंद आई। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रियंक जी, मैं ये जानना आपसे चाहूंगी कि जब आपने शुरुआत, आपका यहाँ तक की जर्नी तो हुई कि आपने समझा कि जो समाज की विसंगतियां देखकर आपने ये सोचा कि आप हाशिए के जो लोग हैं, जो तथाकथित मुख्य, दरअसल जिसे हम मुख्य धारा कह रहे हैं वो तो एक छोटा सा नाला भर है, क्योंकि कौन है मुख्य धारा में? इतने सारी बैकवर्ड जो जिन्हें जो रखा गया, जिन जातियों को, जिन समुदायों को, आदिवासी समुदायों को, वो मुख्य धारा में नहीं है। स्त्रियां मुख्य धारा में नहीं है, बल्कि पैट्रियार्की इस तरीके से काम करती है कि अगर अभी आप तो हाशिया दिव्यांगों को और बहुत सारे लोग को बोल रहे हैं ना, तो वो भी तो पुरुष है। तो वो नीचे वाला पुरुष नहीं है, गरीब नहीं है। दरअसल जिसे मुख्य धारा कह रहे हैं वो तो एक नाला भर भी नहीं है।
पर बस बिल्कुल हम सही। उसकी धौंस में है। प्रॉब्लम ये है कि हम उसे सामान्य समझ रहे हैं, इसलिए हम सही उसे बात। सामान्य कहते चले जाते हैं। तो यहाँ तक की तो बात आई कि आपने चाहा कि हम उनके साथ कुछ करें, पर वो कुछ यही होगा, नुक्कड़ टी कैफे, और इस तरीके से होगा। ये कैसे दिमाग में आया और इसके संसाधन कैसे जुटे, कैसे शुरुआत की, घर से जी, सहयोग मिला कि नहीं, घर वाले जी। खुश हुए इस बात से, या उन्होंने भी संसाधन या किसी चीज में मदद की या नहीं, ये भी मैं जानना चाहूंगी। और ये जर्नी आप बताइए थोड़ी सी। ये जी तो बहुत बहुत रोचक सवाल है और बेहद ज़रूरी चीज़ इसलिए भी है बतानी क्योंकि ये तय कर लिया था मैंने कि भाई हाशिया जिसको ऑब्वियसली मैं आपकी कही बातों से इत्तेफाक रखता हूँ कि हाशिया अकेला कह देने से तय नहीं हो जाती चीज़ें। लेकिन जब लगा कि नुक्कड़ जैसी किसी चीज़ की शुरुआत होनी चाहिए तो मुझे उस वक़्त ये नहीं पता था कि मैं रेस्टोरेंट या कैफ़े खोलूँगा। मैं उस वक़्त ये तय करना चाहता था कि एक ऐसा स्पेस बने जहाँ पे हमारा समाज कम से कम अभी मौजूदा जो लोग हैं, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे मूक बधिर हो, इनके बारे में जान सके, इनके चैलेंजेस को समझ सके और इनसे रूबरू हो सके। अब वो जगह क्या हो सकती है, तो मुझे लगा यार एनजीओ खोलना तो बड़ा एनजीओ की क्योंकि मुझे गतिविधियां थोड़ी मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं होता था। मुझे लगता था कि फन डिपेंडेंट काम हो जाएगा, वैसा काम मुझे करना नहीं था। दो चीजें मेरे जहन में बिल्कुल साफ थी। एक तो ये कि इस पूरी प्रक्रिया को मुझे सेल्फ सस्टेनेबल बनाना है कि ये प्रक्रिया अपनी आवक खुद ही निकालेगी और खुद ही सस्टेन करेगी, ना कि ये फन डिपेंडेंट बने, पहली चीज। और दूसरी चीज, मुझे इसमें युवाओं को जोड़ना था क्योंकि अक्सर ये होता था कि जब मैं आपसे अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने अपना अनुभव आपसे शेयर किया कि गुजरात का मेरा अनुभव जो मैं जाके वहां पे काम कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि किसी परिवार में अगर कोई दिव्यांग बच्चा है तो परिवार कैसे उसको जिम्मेदारी के तौर पे लेता है। मेरा एक ऐसा ही एक कह सकते हैं कटु अनुभव था उड़ीसा का। उड़ीसा में मैं कोरापुट जिले में पोस्टेड था और कोरापुट जिले की आप जैसे जानते हैं, कोरापुट, बलंगीर, कालाहांडी, ये 3 जिले केबीके के तौर पे काफी बदनाम थे, जहाँ मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट माने जाते थे। तो इन जिलों के जब मैंने इनमें काम करना शुरू किया तो मैंने देखा कि गरीबी की जो विभीषिका होती है, जो भयानकतम स्वरूप हो सकता है, कि कैसे स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता ना होने से परिवार में कैसे आपका करीबी दम तोड़ दे रहा है। मैंने वहां देखा कि कैसे छोटे छोटे बच्चों में मेलनरिशमेंट एकदम जो कह सकते हैं कुपोषण एक बहुत हद तक व्याप्त है। और ये सब चीजें देखने के बाद जब मैं जैसे ही मुंबई पहुंचता या भुवनेश्वर आता है, किसी बड़े शहर जाता, तो वहां पर देखता कि जिंदगी एकदम आराम तलब है, युवाओं की जिंदगी नॉर्मल चल रही है, सोसाइटी एकदम नॉर्मल तरीके से एक्सेस कर रही है चीजों को। तो ये जो डिफरेंस मैं देख के आता कि एक तरफ चीजों की विभीषिका है और वहीं से 150 या 200 किलोमीटर के फासले पे समाज अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तो ये गैप का जो मायना था, मुझे लगता था कि बेहद हद तक जरूरी है कि एक इन्फॉर्म चॉइस, एक जानकारी परक जो सूचना होती वो होनी चाहिए लोगों तक। वो सारे यूथ, वो सारे युवा जो आज के में पब क्लब मॉल जा रहे हैं, जिंदगी अपने अपने तरीकों पे जी रहे हैं, अपनी शर्तों पे जी रहे हैं, उन्हें ये मालूम जरूर होना चाहिए कि उन्हीं से 150 किलोमीटर दूरी पे एक परिवार है जिसके बच्चों में कुपोषण व्याप्त है, जहां पे हेल्थ एक्सेस नहीं मिल रही, जहां पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है। वो इस जानकारी का क्या करते हैं ये उनकी अपनी निजी जिम्मेदारी हो जाती है, लेकिन मेरा फर्ज बनता था कि मैं उन्हें इसके बारे में बताऊं। और इसी तरीके से मैंने अपने पूरा स्ट्रक्चर को डिजाइन किया कि जो समाज में दिव्यांग है, समाज में मूक बधिर जिन्हें समाज ने मान लिया कि नहीं यार ये तो काम नहीं कर सकते, काबिल नहीं है, कैसे कोई इनके लिए रोजगार तैयार करेगा, तो मैं इस मिथ को तोड़ना चाहता था। अब कैसे करेंगे का सवाल आता है कि एनजीओ खोलेंगे तो कनेक्टिविटी बनेगी नहीं, और युवाओं को मैं बड़ा पोस्टर दिखा के या कह सकते हैं ना बड़ी ज्ञानपरक बातें कह के बुलाना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि युवा खुद से मुझ तक आए, खुद से इन सब सूचनाओं तक पहुंचे। वो संभव तभी हो पाता जब मैं कोई ऐसी कनेक्टेड चीज तैयार कर पाता। सेम वक्त पे मुझे पता चला था मिराकल कुरियर के बारे में, जो मुंबई में ध्रुव कांडा जी चलाते हैं, एक लॉजिस्टिक कुरियर कंपनी है जिसमें सारे के सारे डेफ बच्चे काम करते हैं। तो मैंने रियलाइज किया कि अगर एक डेफ बच्चा कुरियर कंपनी एजेंट के तौर पे काम करता है, तो अपना कुरियर लाके अगर आपको डिलीवर करता है, तो आप बमुश्किल उसके साथ 1 या 1.5 मिनट का जो वक्त बिताते हैं, उतने वक्त आप हो सकता है उसके बारे में जान तो जाए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं जान पाएंगे। उसके चैलेंजेस एक सीमा तक आप समझ पाएंगे। तो मुझे लगा कि अगर एक ऐसे लेजर एनवायरनमेंट में, एक ऐसे आरामदायक माहौल में अगर आपके सामने ये समुदाय है, तो आप उसकी कहानी जान सकते हैं, उसके चैलेंज जान सकते हैं, उसकी जिंदगी के इश्यूज को समझ सकते हैं, और तब आपके और उसके बीच का बॉन्ड भी एक अलग स्तर पे बनेगा। तब मैंने नुक्कड़ को एज अ कॉन्सेप्ट प्रपोज करना शुरू किया। तब मुझे लगा कि कैफे अगर हम लोग लेके आते हैं, जनरली कैफे में यूथ या हम सब तभी जाते हैं जब हमारे पास में लेजर टाइम हो, अतिरिक्त वक्त हो। उस अतिरिक्त वक्त को हम जब कैफे में देते हैं तो हम स्पेंड करते हैं टाइम, आराम से 1-1.5 घंटा वहां बिताते हैं, अच्छे फूड को एंजॉय करते हैं और जानना चाहते हैं अगर जो हमारे आसपास लोग उनके बारे में। तो इस कड़ी के तौर पे हमने नुक्कड़ को बनाना शुरू किया 2013 के आसपास। तो 12 के आसपास का ये आइडिया है, और मैं हूं चूंकि मध्य प्रदेश से और मेरी इंजीनियरिंग भिलाई से हुई है, तो पहले तो मेरे जहन में आया कि इस कॉन्सेप्ट को हम लोग इंदौर में शुरू करते हैं। लेकिन इंदौर चूंकि रियल एस्टेट के नाम पे उस वक्त काफी कॉस्टली लगा मुझे, और मेरे पास कोई बहुत लाव लश्कर या बहुत एक्सेस फंड्स तो थे नहीं।
नौकरी छोड़े मुझे तकरीबन 1.5 साल हो चुके थे और मेरी रिमेनिंग जो सेविंग थी वो काफी कम हो चुकी थी। फंड्स का क्रंच था, नई जगह के रियल एस्टेट बहुत कॉस्टली थे, तो कैसे कर सकता था मैं इस चीज को। नेहा चूंकि रायपुर से थी और रायपुर उस वक्त काफी ग्रूमिंग सिटी थी, नया राजधानी था, काफी रियल एस्टेट ग्रो कर रहा था यहाँ पे, चीजें बड़ी पॉजिटिव दिख रही थी, नए नए इन्वेस्टमेंट्स आ रहे थे यहाँ पे। तो मुझे लगा कि इस प्रयोग को, नुक्कड़ जैसे प्रयोग को टियर 2 सिटी में रायपुर में शुरू करना जरूरी है, क्योंकि वहां पे इन चीजों का होना जरूरी है। तो मैं नुक्कड़ के आइडिया को रायपुर लेके आया। रायपुर में फिर लोकेशन हंट शुरू होती है। अब चूंकि मैं बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मेरे पूरे खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया है, मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में रहे हैं, माँ मेरी सरकारी नौकरी में, मेरे बड़े भाई साहब सरकारी नौकरी में है, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि बिजनेस कैसे शुरू करते हैं। तो मैं जैसे गूगल से सीखता है आदमी कि भाई आपको बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा, तो मैंने 32 पेज का एक बिजनेस प्लान बनाया। उस बिजनेस प्लान में मैंने सब कुछ लिखा कि भाई नुक्कड़ अगर शुरू होगा तो किन शर्तों पे शुरू होगा, क्या क्या चीजें ऑफर करेगा, उसका मेन्यू कैसा रहेगा, उसका एम्बियंस कैसा रहेगा, किस जगह पे रहेगा, 5 साल में कितना बिजनेस करेगा, उसके कंपटीशन क्या क्या है, कमजोरियां क्या क्या है। ये पूरा मैंने 32 पेज का बिजनेस प्लान बनाया और इसके हर पेज पे लिख दिया कॉन्फिडेंशियल कॉन्फिडेंशियल कॉन्फिडेंशियल। और ये 32 पेज की शीट ले जाके मैं बैंक्स में सबमिट करना शुरू किया। मुझे लगता था फंड्स लेने का, क्योंकि उस वक्त तक स्टार्टअप जैसी कोई चीज प्रमोट नहीं हुई थी, उस वक्त तक मुद्रा लोन जैसी कोई चीज नहीं थी। ये तकरीबन 10 साल पुरानी बात है। तो मैं वो बिजनेस प्लान लेके 32 पेज का बैंक दर बैंक भटकता और उन बैंकों के सामने जाके वो प्रपोजल देता। और उसके पहले मैंने एक और चीज की थी, मैंने ये जानने के लिए, कह सकते हैं कि मूड भांपने के लिए शहर का, कि रायपुर कितना तैयार है इन चीजों के लिए, मैंने एक क्वेश्चनर तैयार किया 20 क्वेश्चन का। और वो क्वेश्चनर लेके मैं मॉल में, पार्क में, गलियों में, चौराहों में लोगों से पूछने जाता कि आप अगर एक चाय कॉफी की दुकान खोलेंगे तो आप क्या पीना पसंद करते हैं, आप बाहर चाय पीने जाते हैं या नहीं जाते हैं। और या फिर मैं जैसे लड़कियों से पूछता कि वो चाय पीने जाती है, तो लड़कियां अमूमन मना कर देती, नहीं चाय पीने से हम लोग काले हो जाते हैं तो हम लोग चाय नहीं पीते हैं। फैमिलीज बोलती नहीं यार, हम लोग बाहर क्यों चाय पियेंगे, घर में अच्छी चाय बन जाती है, बाहर तो हम कॉफी पीने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं वो टटोलने की कोशिश कर रहा था कि एग्जैक्टली नुक्कड़ जैसी जगह की रायपुर में कितनी गुंजाइश है। और मैं चूंकि जानता था कि कॉफी को लेके यहाँ पे ऑलरेडी कई सारे कैफे थे, कैफे कॉफी डे था, बरिस्ता थे, तो मैं चाहता था कि चाय के साथ थोड़े प्रयोग किए जाए, क्योंकि चाय को लेके मुझे लगता था लोगों ने बड़ा अंडररेट करके रखा कि अरे यार ये तो कॉमन सा ड्रिंक है, इसको क्या इतनी स्पेशल तरजीह देना। तो मैं 30 नहीं, मतलब मुझे जो जवाब मिले उन जवाबों में तो लगभग 90% लोगों ने मना कर दिया कि नुक्कड़ जैसी किसी जगह की रायपुर को जरूरत नहीं भैया, बड़ा गर्म शहर है, यहाँ कौन चाय की महंगी महंगी दुकानों में जाएगा। तो अब मेरे पास एक तो डिजेक्शन था सीधा सीधा कि भाई 90% लोग मना कर रहे हैं कि नुक्कड़ को नहीं खुलना चाहिए। और दूसरा, मैं जब बैंक्स के पास जा रहा हूँ अपना प्रपोजल लेके, तो बैंक बोल दे रहे कि भैया हम आपको पैसे तो दे देंगे लेकिन आप गिरवी क्या रखोगे। तो मैंने बड़ी हिम्मत करके, बड़ी मेहनत करके घर फोन किया पापा को कि पापा यहाँ पे ना मतलब मिल तो जाएगा लोन मुझे लगता है, लेकिन इन्होंने प्रॉपर्टी के पेपर मांगे तो प्रॉपर्टी के पेपर भेज दो। अरे यार, तो पापा गॉट वेरी वरीड कि क्या है, कोई तरीका होता है तो अपना करियर बनाने के लिए घर गिरवी रखोगे क्या, ऐसा कर। अच्छा, क्योंकि पिताजी लोग इस बात के खिलाफ, मतलब माता पिता शुरू में इस आइडिया के थोड़े खिलाफ थे। उनको लगता था कि यार इंजीनियरिंग किया हुआ लड़का जो अच्छा खासा करियर चला रहा था, सडनली सब कुछ छोड़ के अब एक चाय की दुकान खोलना चाहता है, हम क्या इसमें कैसे सहज नहीं हो पा रहे थे। और उस असहजता की वजह से मैं आपको बताता हूँ बड़ा रोचक किस्सा। उस असहजता में पिताजी मुझे टेस्ट करने के लिए मुझसे पूछा कि यार गोलू, मुझे प्यार से गोलू बोलते हैं घर में, कि गोलू बताओ अगर तुम्हारी चाय की दुकान में दूध फट जाएगा तुम क्या करोगे। अरे मैंने कहा यार दूध फट जाएगा तो मुझे पता नहीं क्या करूंगा, पनीर बनेगा हाथ से यार। तो वो उनका मुझे टेस्ट करने का तरीका था कि मैं कितना कमिटेड हूं अपने इस काम के प्रति जो मैं सोच रहा हूं कि मैं करूंगा। बैंक्स ने डिनाई कर दिया, मेरे पास फंड्स की कमी थी, तो मैं धीरे धीरे ना अपने दोस्तों को अप्रोच करना मैंने शुरू किया कि भाई तू 50,000 रुपए दे दे, तू 1 लाख रुपए दे दे। और धीरे से करके मैंने एक निश्चित 7-8 लाख रुपए की रकम इकट्ठी की और रायपुर शहर में समता कॉलोनी करके एक जगह, वहां करीब 450 स्क्वायर फीट में पहला एक स्टोर मैंने खोला। देखिए उसको खोलने के पहले जो 3 महीने उस लोकेशन को फाइनलाइज करना, उस दौरान मैं नेहा से लगातार बातचीत करता रहता था कि इस जगह का हम लोग एम्बियंस कैसा सेट करेंगे, यहाँ की सीटिंग स्टाइल कैसी होगी। तो वो थोड़े से पैसे लेके फिर मैंने और नेहा ने मिलकर सोचा कि बांस का फर्नीचर बनाएंगे। नेहा ने उस पर काफी मेहनत की, दीवारों पे ये कलर जाना चाहिए, इस तरीके का फ्रेमवर्क होना चाहिए। हम लोगों ने यहाँ की चाय की दुकानों के फोटोग्राफ्स खिंचवाए, फोटोग्राफ्स को वहां पे जगह दी, किताबों के लिए वहां पे जगह बनाई। हम लोगों ने फ्लोर सीटिंग वहां पे दी कि जमीन पे लोग बैठेंगे। और हमने लोगों से दरखास्त की कि वो अपने जूते बाहर उतार के अंदर आए और बाहर बड़ा घर जैसा कोजी सा एनवायरनमेंट। वो एम्बियंस के बारे में नेहा बताएगी आपको और अच्छे से कि क्यों हमने वैसा बनाया, क्योंकि हम कभी भी नहीं चाहते थे कि नुक्कड़ कहीं से भी एक कमर्शियल कैफे जैसा लगे। वो सबको अपने घर का एक बड़ा अहम हिस्सा लगना चाहिए कि लोग कैजुअली उस घर में आ रहे हैं, जूते उतार के आराम से पालती मार के बैठ रहे हैं और एक कप चाय के ऊपर अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। ये पूरा कोशिश थी करने की। और उस कोशिश में
जो एम्प्लॉइज जो रखने थे, जो डेफ एम्प्लॉइज के साथ मैंने काम करना तय किया था कि हम डेफ एम्प्लॉइज के साथ काम करेंगे, तो मेरे पास रायपुर में कोई संपर्क नहीं था कि कोई एनजीओ या कोई ऐसी संस्था जो काम करती हो डेफ के साथ, मुझे जानकारी में नहीं था। तो सबसे पहला जो डेफ एम्प्लॉय मेरे पास में आया वो इत्तेफाक से आया, क्योंकि सितंबर के महीने में वर्ल्ड डेफ डे मनाया जाता है, तो कुछ बच्चे डोनेशन ढूंढने निकले थे, तो इत्तेफाक से कुछ 2 डेफ बच्चे मेरे कैंपस में आए, तो मैंने उनको कहा कि यार मैं आप ही की तलाश में था, और मैंने उनकी संस्था को कॉल किया। तो चूंकि उनके लिए भी बड़ा नया अनुभव कि भाई डेफ बच्चे कैसे सर्विस देंगे, बातचीत कैसे करेंगे, ये तो कभी पहले हुआ नहीं है, ये तैयारियां कैसे हो पाएंगी, तो मैंने कहा कि आप प्रयोग के तौर पे भेजिए, आप यहाँ पे उनको भेजिए, अगर चीजें सहज लगेंगी तो हम लोग काम करेंगे, और लगा कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है तो हम लोग दूसरे ऑप्शन की तरफ जाएंगे। तो 2013 18 जून को हमने नुक्कड़ समता कॉलोनी स्टोर की शुरुआत की। नीलेश सिंह कुशवाहा नाम का वो पहला डेफ बच्चा था जो मेरे पास में आया, जिसके साथ मैंने साइन लैंग्वेज सीखी, क्योंकि मुझे भी साइन लैंग्वेज नहीं आती थी। नीलेश को मैंने वर्किंग कल्चर सिखाया कि एक रेस्टोरेंट में कैसे काम किया जाता है, चीजें कैसे होती हैं, और कलेक्टिवली फिर एक दूसरे के साथ सीखते सीखते हम लोगों ने चीजों को आगे बढ़ाया, और क्रमशः फिर चलते चलते हम यहाँ तक आ पाए। तो अब वो बहुत सक्सेसफुली चल रहा है। वो 90% जिन्होंने ना बोला था, वो भी, उनमें से भी कई अब हाँ के पाले में आ चुके हैं ना। बिल्कुल हाँ के पाले में आ चुके हैं, और कुछ तो वो लोग जिन्होंने एकदम डिनाई किया था, मतलब आप कह सकते हैं जिन्होंने साफ मना किया था कि नुक्कड़ जैसी जगह की कोई जरूरत नहीं है, वो लोग आज मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं खुले दिल से, और बोलते हैं यार नुक्कड़ जैसा आइडिया तो इस शहर की जान है। अच्छा, तो नुक्कड़ में मतलब वहाँ पे टी कैफे है, तो चाय और स्नैक्स बस ये होगा ना खाली? नहीं, फुल मेन्यू है मैम, फुल रेंज का मेन्यू है। वो हमने धीरे धीरे किया, जब पहले शुरू किया था तो बहुत बेसिक मेन्यू रखा हुआ था, रेगुलर सैंडविचेस, बर्गर, पिज्जा, चाय वगैरह, जो एक बहुत बेसिक मेन्यू होता है। और फिर जैसे जैसे हमने अपना एक्सपांशन किया है, जैसे जैसे स्टोर्स बढ़ाए हैं, तो मेन्यू भी काफी बड़ा किया हुआ। तो कैफे के साथ में रेगुलर मेन्यू भी, जैसे मेन कोर्स होता है, इंडियन फूड है, कॉन्टिनेंटल फूड है, ये सब भी वहां पे मिलना चालू हो गया। और ये भी है कि कोई चाहे तो सिर्फ चाय पीने आए और आधा 1-2 घंटे बैठ के जाए तो कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, वो नुक्कड़ की सबसे अहम खासियत है कि हमने कभी भी सामने वाले इंसान को सिर्फ इसलिए नहीं तोला कि यार तुम आए थे हमारे और मात्र 40 रुपए का हमको बिल दे के जा रहे हो। आप नुक्कड़ में आप आए हैं तो नुक्कड़ आपके लिए एक अनुभव है, नुक्कड़ आपके लिए चीजें खरीदने की जगह नहीं है। एक एक्सपीरियंस के तौर पे नुक्कड़ आपको जो बदलता है ना, आप भले वो, मैं तो बोलता हूँ आप मात्र एक पानी का ग्लास भी पी के चले जाएंगे नुक्कड़ से, तो भी ये आपको जहनी तौर पे काफी बदल देता है। आपकी वो एक विजिट जो नुक्कड़ में है, और वही हमारा प्रयास है। हम इसको बिजनेस टाइकून बनने के लिए या ढेर सारा असेट बनाने के लिए या करोड़पति बनने के लिए नहीं चला रहे थे, ना ही हमने इस इरादे से नुक्कड़ को शुरू किया। नुक्कड़ को शुरू करने की पूरी मुहिम समाज के वंचित वर्ग को स्पेस देना, और समाज को बताना कि अगर आप तैयारियां देते, अगर आप मौके देते, तो कैसे ये तबका जिसको आपने कभी काउंट नहीं किया अपनी प्रतिभा साबित कर सकता है। और इस उद्देश्य के लिए जो कुछ भी संभव था हमने वो सब कुछ किया है। तो मतलब ऐसे भी वहां पे आते हैं कि आए और आके बैठ के चले गए, ऐसे भी लोग आते हैं? जा सकते हैं, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं, क्योंकि मुझे भी डर लगता था कि यार अगर ऐसा होगा कि सब लोग मात्र एक कोल्ड ड्रिंक पी के चले गए, चाय पी के चले गए, तो बिजनेस कैसे होगा। लेकिन आप जानते हैं हमारी यही कोशिश है। हमने नुक्कड़ को सिर्फ इसलिए नहीं चलाया कि यार चलो स्पेशल बच्चे काम करते हैं। नुक्कड़ अपने फूड के लिए, अपनी सर्विस के लिए, अपने एम्बियंस के लिए, अपने शानदार इनिशिएटिव्स के लिए जाना जाता है, और इनका अनुभव करने के लिए रायपुर शहर का या आसपास के शहरों के हर व्यक्ति लाली तरह का क्या नई चीज नुक्कड़ में हो रही, चलो एक्सपीरियंस करके आते हैं। तो हमने ऐसा नहीं कि चूंकि स्पेशल बच्चे काम करते हैं करके बाकी चीजों को आपने लीनियंसी ले लिया, नहीं, हमने हर चीज पे 200% एफर्ट डाले कि फूड अपना सबसे अच्छा होना चाहिए, साफ सफाई, हाइजीन, एम्बियंस, जो स्टैंडर्ड होते हैं किसी रेस्टोरेंट को रन करने के, वो टॉप नॉच होने चाहिए। उसमें किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, और वही हमारी सफलता की कुंजी बना। हमारे सारे एफर्ट्स, चाहे वो नुक्कड़ के एम्बियंस को लेके हो, हमारे नुक्कड़ के एम्बियंस की खूबसूरती के चर्चे होते हैं, लोग इसके बारे में वीडियो करते हैं, लोग इसकी स्टोरीज बनाते हैं, चाहे नुक्कड़ के फूड को लेकर रिव्यूज हो, जो फूड हमने क्रिएट किया है, यहाँ पे जो फ्यूजन हमने क्रिएट किया है, चाहे हमारी टीम की सर्विस पैटर्न हो, जिस हॉस्पिटैलिटी के साथ वो आपको सर्विस देते हैं, जिस मुस्कान के साथ वो आपसे मिलते हैं, जिस कृतज्ञता के साथ आप उनसे रूबरू होते हैं, या नुक्कड़ के इनिशिएटिव्स हो अलग अलग, चाहे वो हम किसी गेस्ट को बुला के कोई बातचीत रख रहे हैं, या हम किताबों के बारे में कोई डिस्कशन रख रहे हैं, या हम किसी किस्म की फिल्म स्क्रीनिंग कर रहे हैं, हमारे सारे इनिशिएटिव, तो कलेक्टिवली ये सारी की सारी चीजें जो है ना, नुक्कड़ को एक पूरा पैकेज बनाती हैं कि आप नुक्कड़ अगर मात्र एक पानी का ग्लास पीने भी आ रहे हैं तो आप लेके ढेरों चीजें जा रहे हैं। जरूरी नहीं कि आपको उसके लिए पैसे ही इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, लेकिन आपके पास पैसे इन्वेस्ट करने के भी ढेरों ऑप्शन है कि इतनी सारी चीजें नुक्कड़ से आपको मिल सकती है। वहां आपने जो किताबें भी रखी रहती हैं, तो वो एम्प्लॉय पढ़ते हैं या क्लाइंट्स का भी कोई वास्ता है उनसे? नुक्कड़ के हर स्टोर पे मैम हमने हमेशा किताबों को जगह दी। हमारा एक इनिशिएटिव है ज्ञान दान नाम से। ज्ञान दान का मकसद हमारा यह है कि नुक्कड़ के पास करीबन हर स्टोर में 350 से 500 के आसपास किताबें होती हैं, और आप कोई भी एक किताब लाके इन किताबों को एक्सचेंज करके ले आ सकते हैं 5 दिनों के लिए।
आप अपनी कोई भी किताब लेके आइए और इस किताब को बदल के लेके जाइए, 5 दिन तक पढ़िए और फिर वापस लाके दे सकते हैं। इसके लिए तो मिनिमम किताबें रखी ही जाती हैं। और दूसरा एक ये है कि हमने एक बुक स्टोर रखा हुआ नुक्कड़ के साथ में कि आपको अगर किताबें परचेज करनी है तो 30% 40% के एक्सट्रीम डिस्काउंट पे आपको किताबें आप परचेज भी कर सकते हैं। लगातार किताबों के विमोचन हमारे कैंपस में होते हैं। बाहर जैसे गी चतुर्वेदी जी ने हमारा कैंपस विजिट किया है, विनोद कुमार शुक्ल इतना बड़ा नाम हिंदी साहित्य का, उन्होंने, चूंकि रायपुर के हम सौभाग्यशाली थे, हमारे भाग्य थे कि वो नुक्कड़ विजिट करके गए, हमारे छत पे उन्होंने चाय पी है, हमारे लिए उन्होंने कुछ कविता लिख के दी है। मतलब हम वो लकी लोगों में से एक है जिनके पास ये प्रिविलेज रहा था। तो साहित्य को लेके हमारे प्रयास रहे हैं, समाज को कुछ बेहतर देने के हमारे प्रयास रहे, तो ये लगातार कुछ ना कुछ नुक्कड़ के साथ होता रहा है। और किताबों के साथ तो नुक्कड़ का सरोकार रहा है। मेरी मॉम चूंकि डबल MA है हिंदी और इतिहास में, तो किताबों से मेरा बड़ा राब्ता रहा है बचपन से ही। मैं लगातार किताबें पढ़ता रहा हूँ और उन्हीं वजह से नुक्कड़ के इस कैंपस में जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ की दीवार पर जगह जगह कविताएं लिखी हुई हैं बड़े बड़े कवियों की। I will tell one incident. कभी हम बाहर जाते हैं और हमें, जैसे हम कभी लोकल फूड ट्राई कर रहे हैं, कभी ऐसे समोसा पेपर में दिया जाता है, कभी बाहर जैसे स्ट्रीट फूड आप ले रहे हैं तो पेपर में समोसा आता है, तो समोसा को हटा के प्रियांक को पेपर को पहले रीड करते हैं, उसके बाद समोसा खाते हैं। मतलब जो लगाव बचपन से आ गया भाई, पढ़ने लिखने को लेकर जो एक्साइटमेंट है, जो नई चीजें जो एक्साइट करती हैं, और इन्हीं वजहों से नुक्कड़ के हर स्टोर पे किताबों को और साहित्य को उतनी जगह मिली है। ये चूंकि हमारा अभी जिस कैंपस में हम लोग बैठे हैं, जलविहार कॉलोनी में हमारा सबसे बड़ा कैंपस है, तो यहाँ पे हमने रूम्स डिजाइन किए। चूंकि बड़ा घर था करीब 3000 स्क्वायर फीट का, तो एक हमने यहाँ पे रंगभूमि बनाई है। रंगभूमि हमारा एक एम्पी थिएटर है, छोटा सा 25 सीटर, जहाँ पे कविताओं पे बातचीत होती है, साहित्य पे बातचीत होती है, बाहर से आने वाले मेहमानों से बातचीत होती है, अच्छी जो तथ्यपरक फिल्में होती है वो फिल्में दिखाई जाती हैं। ऐसा काफी कुछ वहाँ होता है। बुक स्टोर है हमारा ऑलरेडी यहाँ पे, गाथा नाम से, जहाँ पे आप किताबें खरीद सकते हैं, अपनी किताबों का बुक क्लब बना के किताबें पढ़ भी सकते हैं। नेहा का चक्रव्यूह भी यहीं पे चलता है, जहाँ पे खादी के कपड़े आप देख सकते हैं। एक छोटा सा जहाँ हम अभी बैठे हैं, ये स्टार्टअप है हमारा, जहाँ पे आप अपने जो ना लैपटॉप पे जो जनरली स्टार्टअप के काम आप कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं, कोवर्किंग स्पेस की तरह से। तो कलेक्टिवली बहुत कुछ देने की कोशिश है एक छोटे से आइडिया के साथ में, कि समाज को संदेश जाए, तो बिल्कुल सीधी बात वो तो है ही। रोजगार मिल सके वंचित वर्ग को, वो भी एक हमारा उद्देश्य रहा है। लेकिन आने वाले लोगों के पास में हमेशा एक वजह है कि यार आज नुक्कड़ चलने की मेरे पास ये वजह है, तो हम हमेशा एक नई वजह तैयार करते रहते हैं, ताकि लोगों के पास हमेशा एक नया रीजन रहे कि आज मैं नुक्कड़ इस वजह के लिए जाना चाहता हूँ। तो संजोग है कि जिस समय आप साहित्य के आयाम पे बात कर रहे थे, उसी समय इतने वरिष्ठ लेखक विनोद दास, जाने माने लेखक हैं ये, उन्होंने भी लिखा कि अगर मैं रायपुर गया तो कुछ और काला होने के लिए चाय पीने जरूर आऊंगा। तो यही यात्रा, अभी आप उसके एम्बियंस के बारे में और कुछ अपने अनुभव जो भी आप बोलना चाहें, नेहा जी आप बोले। जब आप प्रियंक के बाद बोलती हैं तो ऐसा लगता है कि प्रियंक को सुनना तो लगता है कि जैसे किसी झरने से लगातार टप 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 पानी टपक रहा हो निरंतर, और आपको देख के तो हमें हिमाचल प्रदेश में देखी गई शांत झील याद आ जाती है। तो अब आप थोड़ी देर झील में बिताया जाए। जी आप बताइए अपने अनुभव। प्रियांक के साथ मतलब हम लोग काफी प्रोजेक्ट में, मतलब हर नुक्कड़ में साथ में काम करते हैं, तो काफी नोक-झोंक भी होती है, सारी चीजें होती है। तो मेरे दोनों के आइडियाज कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं कि मुझे लेफ्ट जाना है, उनको राइट जाना है, इस टाइप की चीजें होती है। तो मतलब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मोमेंट होता है जब भी हम एक नया नुक्कड़ डेवलप कर रहे होते हैं। और मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि मेरे विचार बहुत सारे होते हैं और उन विचारों को मैं पेपर में उकेरती हूँ और अपने थॉट्स को रखती हूँ। और प्रियांक के साथ जब काम करने पे वो हर बार मुझे इस बात का एहसास दिलाते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल, तुम करो, मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। तो वो बहुत एक अच्छी बॉन्डिंग मैं फील करती हूँ इनके साथ, कि मैं जो भी सोचती हूँ वो हो जाता है। मैं जो भी चीज करना चाहती हूँ किसी भी स्टोर में, या फिर यहाँ के इंटीरियर में ये बदलाव करना है, फिर वो चीज मैं लाना चाह रही हूँ, तो ये हमेशा मुझे मतलब एक आगे एक रास्ता दिखाएंगे कि हाँ ये हम इसको ले आएंगे, तुम बस करो, हो जाएगा टाइप का। तो मतलब नथिंग इज इम्पॉसिबल। एम्बियंस में कंट्रीब्यूशन नेहा का काफी रहा है, मतलब अलग अलग किस्म का, क्योंकि कोशिश ये थी कि नुक्कड़ अपने आप में यूनिक आइडेंटिटी बन सके। तो चाहे वो हमारा समता वाला पहला स्टोर जिसकी हमने शुरुआत की थी, जिसमें बैम्बू पे, बांस पे काफी काम हुआ है, तो
तपती दोपहरिया में मैं और नेहा जा रहे हैं बाइक में, यहाँ से करीब 90 किलोमीटर दूर चारामा करके एक छोटा गांव है, वहां पे एक बांस का कोई कारीगर है, उसके साथ बैठ के डिजाइन नेहा ने जो बनाई हुई है, बैठने की जगह कैसी होगी, हमारी सर्विंग ट्रे कैसी होगी, तो उस सब पे लगातार मेहनत करना हो, या फिर इस स्टोर में जहाँ पे अभी है यहाँ की दीवारों पे क्या किस्म का आर्ट वर्क होना चाहिए, कैसे ये जगह सबसे खूबसूरत, मतलब अगर मैं जैसे बार बार डिफाइन करता हूँ नेहा के क्रिएटिव स्किल्स को जो नुक्कड़ में काम आती है, वो ये कि मैं चाहता हूं कि क्या क्या होना चाहिए, और नेहा बताती कि इन चीजों को कहाँ पे होने से सर्वश्रेष्ठ दिखेंगी, और वो नेहा का सबसे ज्यादा बड़ा योगदान है पूरे नुक्कड़ के किसी भी कंट्रीब्यूशन की, वो बता सकती है, वो वही साबित करती है, वो दिखाती है कि नुक्कड़ अपना सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में कैसा दिखेगा। जी नेहा जी, आपकी बात पूरी हुई थी। ये मिक्की दीदी हैं देहरादून से, हमको भी आपका आइडिया बहुत पसंद आ रहा है, ये देहरादून के सेंट्रल स्कूल में प्रिंसिपल हैं। जी जी नेहा जी, आपकी बात पूरी हुई थी। जी जी। तो आप साहित्य गतिविधियां भी करते रहते हैं, किताबों पे चर्चा हो सकती है, मेरे ख्याल से बुक रिलीज होती है, कॉमेडी वाला अपने आपके उसमें प्रोग्राम में होता है सब, है ना? तो मैं थोड़ा सा हाँ, मैं बताना चाहूंगा, एक्चुअली जो नुक्कड़ के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, हम लोगों के करीब 7 या 8 ऐसे इनिशिएटिव जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि किताबों की चर्चा की ऑलरेडी आपसे बातचीत हुई मेरी, हमारा चाय और बातचीत करके एक प्रोग्राम होता है, जैसे हम और आप आज यहाँ बैठ के रूबरू एक अनौपचारिक चर्चा कर रहे हैं, वैसी अनौपचारिक चर्चा हम लोग रायपुर विजिट करने वाले किसी भी महान हस्ती के साथ में, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो रायपुर से होकर गुजर रहा है, या रायपुर के कोई व्यक्ति, उनसे भी हम लोग ऐसी एक्सपीरियंशियल शेयरिंग पे बातचीत करते हैं। एक हमारा ज्ञानदान जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि किताबों के एक्सचेंज का हमारा इनिशिएटिव है जो ऑलरेडी होता है हमारा, साथ ही हमारा टी एंड टोन्स करके एक इनिशिएटिव है जो कविताओं को, और जैसे आप लिखती हैं या मान लीजिए दूरी पे हमारे आसपास के लोग जो लिखते हैं, तो हम उनको मौका देते हैं कि वो स्टेज पे आए, अपनी रचनाओं के बारे में, या जो रचनाओं पसंद करते हैं उसके बारे में वो कहें, उस कवि का उनको कुछ लिखा क्यों पसंद आता है, किसी चीज को कैसे रिलेट करते हैं, उस पर भी हमारा एक चर्चा होती है। एक दो हमारे बहुत अहम इनिशिएटिव है जो मैं कहता हूँ, एक हमारा अहम इनिशिएटिव है ब्रेक द टैबू। ब्रेक द टैबू का मतलब हमने अमूमन उन सारे विषयों पे चर्चाएं आयोजित की हुई हैं जिन विषयों पे चर्चा करने में समाज सहज नहीं है। जैसे हमने माहवारी जैसे विषय पे महिलाओं के साथ चर्चा आयोजित की थी यहाँ पे, हमने यहाँ पे मृत्यु जैसे विषय पे बातचीत रखवाई हुई है, हमने यहाँ पे LGBTQ जो होते हैं, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, इस कम्युनिटी के राइट्स के ऊपर बातचीत रखवाई हुई है। तो ऐसे कई विषय जिन पे समाज जनरली सहज नहीं होता बातचीत करने को, उन पे भी हम लोग चर्चा रखते हैं। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव नुक्कड़ का है वो है बोल दो। 2017 के बाद से जब हमें लगा, जब हमारी फैमिली में भी हमने महसूस किया कि डिप्रेशन या जो अवसाद किस तरीके से एक घातक समस्या हो सकती है, तो नुक्कड़ के जरिए हमने एक इनिशिएटिव लिया, इसको कहा हमने बोल दो। हमारी ये समझ थी और हम अभी भी ये मानते हैं कि जब आपको बोलने के मौके मिलते हैं, जब आपको कोई बिना जज किए सुनता है, जब कोई आपके बारे में राय बनाए बिना आपकी बातें सुनता है, तो आप खुल के अपने बारे में कह पाते हैं और आपके अंदर का वो घाव हल्का हो पाता है। इसलिए हमने करीब 15 से 20 वॉलंटियर्स का एक ग्रुप बनाया, जिनको अलग अलग साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के जरिए हमने बेसिक ट्रेनिंग दी कि कैसे अवसाद के अलग अलग लक्षणों को पहचाना जाता है, कैसे उत्तेजना या एंजाइटी के लक्षणों को पहचाना जाता है, कैसे आप सलाह दे सकते हैं, कैसे मतलब आप उनकी मदद कर सकते हैं सिर्फ सुन के। तो वो सर्कल में लोगों को हमने रखा और हमने एक अपना हॉटलाइन नंबर निकाला कि कोई भी व्यक्ति जो रायपुर में आसपास के क्षेत्र में जो परेशान महसूस कर रहा है, जिसके अंदर तकलीफ है, जो अपनी बातें कह देना चाहता है लेकिन वो उसको ऐसे लोग नहीं मिल पा रहे जिनसे बातें कह पाए, तो उन लोगों के लिए हमने वो हॉटलाइन नंबर रखा। आप कॉल कीजिए, नुक्कड़ आपको एक जगह देगा, आपको एक चाय देगा और आपके लिए स्पेस क्रिएट करके रहेगा जहां पे एक व्यक्ति आपकी बातें सुनने को मौजूद है। आपके बारे में राय नहीं बनाई जाएगी, आपकी बातें सीक्रेट रखी जाएंगी और आपको पूरी आजादी जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, जिस दिन हमने इस चीज को शुरू किया था, पहले ही दिन में हमारे पास 27 कॉल आए थे। महिलाएं थी, पुरुष थे, यंग बच्चे थे, अलग अलग विषयों पे बात करने के लिए। ये समाज बेचैन था कि अपनी बातें किसी ऐसे व्यक्ति को कहे जो उनको जज नहीं करता है। और पिछले करीब 4 या 5 सालों में हमने अब तक करीब 150 से 200 ऐसे इंडिविजुअल केसेस को केसेस नहीं बोलूंगा, इंडिविजुअल लोगों की बातें सुनी है, उनके साथ हम रहे हैं, जब जिनसे हमें लगा कि कह के उनको अच्छा महसूस हुआ होगा। और ये पूरा का पूरा जो कह सकते हैं नुक्कड़ के सारे इनिशिएटिव्स क्यों ना हो, एक और निर्माण यात्रा करके नुक्कड़ का एक इनिशिएटिव है जिसमें हम आवेदन आमंत्रित, मैं पूछने ही वाली थी आपसे। हाँ जी जी जी। निर्माण यात्रा हमारा एक इनिशिएटिव है जिसमें हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान भर से आवेदन आमंत्रित करते हैं युवाओं के, 30 साल तक की उम्र के युवाओं के हम आवेदन आमंत्रित करते हैं और इन युवाओं को हम एक रोड ट्रिप पे लेके जाते हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ के इस प्रांत में, सुदूर दक्षिण में या सुदूर पूर्व क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ के अंदर ही अलग अलग जुदा काम करने वाले समाज विकास के क्षेत्र में बहुत प्यारे लोग हैं जो समाज में बदलाव लाने की मुहिम छेड़े हुए हैं,
तमाम तरीके के अड़चनों के बावजूद, तमाम तरीके के अवरोधों के बावजूद वो लगातार प्रयासरत हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा का अलग जगाए हुए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो शिक्षा के अलावा स्वास्थ्य में बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, कुछ ऐसी संस्थाएं, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वयं सहायता ग्रुप बना के बहुत बड़े स्तर पे बदलाव ला रहे हैं। ऐसे इंडिविजुअल जितने भी लोग हैं, चाहे वो जैविक खेती का प्रयोग कर रहा हो कोई व्यक्ति, या अप्रवासी बच्चों के साथ काम कर रहा हो, तो इन सारे लोगों से मिलाने के लिए, इनकी जर्नी जानने के लिए, इनके काम का कह सकते हैं, इनके बदलाव की सीमाएं जानने के लिए हम इन युवाओं को लेके जाते हैं इस रोड ट्रिप के जरिए। तो 7 दिन की एक रोड ट्रिप होती है, चुने गए 20-30 युवा हमारे साथ चलते हैं। हम इन सारे चेंज मेकर्स, इन सारे समाज सेवियों के साथ वो दिन बिताते हैं, इनके काम को समझते हैं, काम के इम्पैक्ट को समझते हैं, और हमें लगता है इस पूरी प्रक्रिया के जरिए सारे युवाओं की जिंदगी भी काफी बदलती है। तो हमारा अब तक इसका एक रोड ट्रिप हमने रिसेंटली किया हुआ, दूसरी अभी नवंबर में प्रस्तावित है। तो ये सारे छोटे बड़े जितने भी इनिशिएटिव्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे इनिशिएटिव्स करने के पीछे मुद्दा एक ही है कि नुक्कड़ सिर्फ एक चाय कॉफी पिज्जा पास्ता का ठिकाना नहीं है। नुक्कड़ वो सपनों की प्रयोगशाला है, वो एक ऐसी जगह है जहां पे आप जब भी बैठे, जब भी आए, आप नई चीज सीख के जाए जो आपको अंदर से बदलाव कर सकती है। जी, तो ये जो निर्माण यात्रा तो मेरे को बहुत ही अपील कर रही थी। मैंने काफी सारा, मैंने जितना टोटल आपकी सारी पोस्ट पढ़ी है इसको लेके, तो मुझे मालूम है कि किस तरीके से आपका ये बदलाव लाता है। तो ये इसको फंडिंग आप करते हैं या वो युवा करते हैं जो आते हैं? नहीं, ये मैम उस बेसिस पे रहता है कि हम एक सर्टेन फीस हमने इसकी रखी हुई, जो भी इसका बेयर करने का होता है, जो पूरी रोड ट्रिप का जो खर्चा होता है, उसकी एक निश्चित फीस होती है। तो जो भी व्यक्ति इसको अफोर्ड कर सकता है वो फीस वो लोग अफोर्ड करते हैं, और अगर कोई मान लीजिए कि कमजोर आर्थिक वर्ग से आता है तो उसकी फिर हम फीस में कंसेशन देते हैं, हम अफोर्ड करते हैं। इस बार की रोड ट्रिप में जैसे 4 साथी हमारे मुफ्त, मतलब बहुत कंसेशनल फीस पे गए हुए थे साथ में, तो ये हमारी तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है। ये 2-4 युवा लोग शिवी बलवंत वगैरह जुड़े हुए हैं ना, तो मुझे लगा उनकी तरफ से मैं ही पूछ लूं। तो हमारे जो किंसयुगी में एक विनायक राज डगवार करके आए थे, तो उनका तो काफी सब जगह न्यूज में भी काफी कवर किया गया। तो वो कह रही हैं शिवी की मुझे राज की याद आ गई, क्योंकि उन्होंने जो कोरोना वाले अवसाद वाले दिन थे उसमें उन्होंने यही शुरू कर दिया था कि वो तख्ती गले में डाल के चले जाते थे कि आप मुझे अपनी कहानी सुनाएं और बदले में मैं आपको 10 रुपए दूंगा। तो बस वो यही था कि सिर्फ लिसनिंग। तो ये लिसनिंग का इतना महत्व है, और पहले भी हम इस पे लगातार बात करते आए हैं। मेरी भी पहली किताब ही अभी आ रही है सितंबर में ही, वो भी उन्हीं कानों को समर्पित है जो सुनते हैं। तो मुझे तो लगता है सिर्फ सुनना सब कुछ बदल देता है, और वो ही मुझे आपकी वॉल में भी मिला, और शिवी भी उसे याद कर रही है। तो आगे आपने जो आपकी ये यात्रा, निर्माण यात्रा मुझे पूछनी थी वो हो गया, और ये सारी बातें आपने खुद ही बता दी। बस मैं ये नेहा जी से ही जान लेती हूँ कि मैं जानना ये चाह रही थी कि जो शुरुआत में जब हुआ, कि जब आपने कहा कि आप लोगों ने उनसे काम करना शुरू कराया है ना, जो डम एंड डीफ थे, तो फिर शुरुआत में तो दिक्कतें आई होंगी ना? शुरुआत में कैसे चला एकदम शुरुआत में? काफी दिक्कतें आई। बहुत सारी चीजों के लिए प्रियंक काफी स्ट्रिक्ट थे, तो वो चीज मुझे उनकी काफी अच्छी लगती थी कि कई बार क्या होता था कि यंग से कुछ बच्चे आ गए और वो डेफ एंड म्यूट हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, तो कभी कभी मिसबिहेव करना स्टार्ट कर देते थे। तो प्रियंक इमीडिएटली उन्हें मतलब कैफे में सर्विस नहीं प्रोवाइड करेंगे, वो इस तरह के स्ट्रिक्ट एक्शंस लेते थे ताकि उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। साथ ही जब हमने ट्रांसजेंडर्स के साथ काम करना स्टार्ट किया, तो जो ट्रांसजेंडर्स वुमेन्स हैं उनको भी कंफर्ट होने में थोड़ा टाइम लगा, लोगों को उनके साथ कंफर्ट होने में टाइम लगा। फिर एक दिन मैंने इन चीजों को हमने ऐसा इस तरह से देखा कि जो हमारे नुक्कड़ में आने वाले लोग हैं, वो उनके लिए अपने बर्थडे में उनके लिए गिफ्ट लेके आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा मतलब फर्स्ट स्टेप था जो हमें मतलब एक अचीवमेंट की तरह हमें महसूस हुआ कि मतलब जो हम सहजता क्रिएट करना चाह रहे थे वो सहजता क्रिएट हो रही है, मतलब वो चीजें सहज होते जा रही है लोगों के बीच में। तो ये एक बहुत अच्छा हमारे लिए वो था। बाकी प्रॉब्लम्स हर जगह आएंगी, प्रॉब्लम्स आते रहेंगी, बस ये है कि आप अपने सपनों के साथ जुटे रहें। प्रॉब्लम्स किसी भी चीज में, कोई भी नया आप काम करना चाहते हैं, कोई भी नए चीज के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये हर वक्त आपको परेशानियां महसूस होगी।
प्रॉब्लम का तो रश्मि जी ऐसा है कि मतलब जैसे मैं बता रहा था कि पिताजी शुरू में कंफर्टेबल नहीं थे इस थॉट के साथ में, तो आपको जान के अचरज होगा कि जब हमने तीसरा नुक्कड़ खोला हमारे तीसरे स्टोर की ओपनिंग में, मतलब तकरीबन 2 ढाई या 3 साल के बाद में, तब मेरे माता पिता पहली बार शामिल हो पाए उसके इनॉग्रेशन में। नहीं तो शुरुआती 3 नुक्कड़ में तो उन्होंने शामिल भी नहीं होना पसंद किया। उनको लगता था कि ये ठीक है, अभी ट्राई कर रहा है, कुछ दिन चलाएगा, फिर हो सकता है फेल हो जाए तो वापस आना है, इसको बहुत ज्यादा इसमें स्कोप नहीं दिखता है। और इत्तेफाक ऐसा होता था कि जो नुक्कड़ का सबसे पहला मास मीडिया कवरेज हुआ था, वो उसकी हेडलाइन थी कि एक इंजीनियर ने खोली चाय की दुकान। अब ये एक ऐसा मीडिया कवरेज था कि मैं घर भेज रहा था तो भी मैं क्या यार, पापा ऑलरेडी अपसेट है इस बात पे कि इंजीनियर ने खोल ली है और ये उनको ऑलरेडी भेज दूंगा तो डिसअपॉइंट हो जाएंगे। तो वो मेरे डैड का वो कंसर्न था भी, मतलब उनको लगता था कि यार वो इस बात को लेके कम परेशान है कि वो मुझसे कितने डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं। लेकिन वो जब अड़ोस पड़ोस के लोग उनसे बार बार पूछते ना, क्या हुआ पटेल साहब, आपके बेटे ने बताओ अच्छी खासी नौकरी करता था, नौकरी छोड़ के देखो क्या चाय वाय की दुकान खोल दिया है, कोई मतलब इसका, कोई भविष्य इसका, उनसे वो ज्यादा व्यथित होते थे। लेकिन अंततः 2 साल 3 साल के बाद में जब उन्होंने देखा कि मैं लगातार जुटा हुआ हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे आसपास के लोग खुश हैं, और जो मैं हासिल करना चाह रहा हूँ उसकी तरफ लगातार बढ़ रहा हूँ, मेरे अंदर किसी किस्म का अफसोस नहीं है, मैं किसी चीज के चूक जाने के ऊपर गम नहीं जाहिर कर रहा हूँ, तब मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स ने, मेरे आसपास के लोगों ने भी उस चीज को बहुत सहजता से स्वीकार कर लिया कि नहीं यार, अंततः ये मैटर करता है कि प्रिया के साथ में हम लोग कितने खुश हैं। क्योंकि ये कलेक्टिवली हमारे, मतलब शादी भी हम लोगों की जब हुई थी तब भी ये चैलेंज बना था, क्योंकि हम लोग बहुत राजी खुशी से शादी नहीं हो पाई थी। लेकिन एक अंततः एक समय सीमा के बाद जब देखते हैं कि हाँ यार, अगर ये दो लोग खुश हैं, या ये दो लोग जिन सपनों को जी रहे हैं वो सपनों में ये लोग खुश हैं, तब मुझे लगता है कि स्वीकार्यता जल्दी आ जाती है। क्योंकि हमारे सारे सगे संबंधी अंततः ये जानना चाहते हैं कि आप जो कर रहे हैं उसमें आप खुश हो कि नहीं। खुशी मायने रखती है, सच कह रही है शिवी। तो शादी में क्या दिक्कत आई थी नेहा जी? किस तरह से, मतलब कि आप सेटल नहीं हो ये? नहीं, एक्चुअली इनकी फैमिली मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी, तो शादी में इनकी फैमिली से कोई नहीं थे। और मतलब फिर हम लोगों ने सारे हमारे जो सारे दोस्त थे, वो इनके साइड के सारे रस्म उन्होंने किए थे, और मेरी फैमिली से लोग थे, बट मैंने भी फिर लिमिटेड कर दिए थे कि हम बहुत लिमिटेड लोगों में ही शादी करेंगे। तो ये एक थोड़ा इनकी ने बहुत दुख भरा मोमेंट था कि इनकी शादी में परिवार का कोई भी सदस्य शामिल नहीं था। ये 2016 के आसपास की बात है रश्मि जी, मतलब हमने जब शादी, हालांकि हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े थे 2013 और 12 के आसपास से नुक्कड़ के साथ में, लेकिन शादी का हमने फैसला लिया था 2016 के आसपास करेंगे हम लोग शादी। अब उसमें ये था कि तय तो कर लिया था, लेकिन पेरेंट्स में था, मेरे माता पिता एक हद तक अग्री थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके कुछ अवरोध थे, उनको कुछ चीजें नहीं पसंद आ रही थी, तो वो बहुत अग्री नहीं कर पाए। बट मैं चूंकि चाह रहा था कि चीजें हो जाए, तो मैंने डेट वगैरह तय कर ली थी, और मैं उम्मीद करता कि शायद उस तारीख तक ये लोग मान जाएंगे। लेकिन चीजें फेवर नहीं की, और फरवरी की वो तारीख पास आ गई और माता पिता माने नहीं, तो चीजें सारी तय हो चुकी थी। अब फिर मैं अकेला रह गया था मेरे पूरे परिवार में कि भाई कोई आ ही नहीं रहा है। तो नेहा के परिवार से कुछ लोग और नेहा थी, और शादी करने के लिए मैं अकेला था कि भाई दूल्हे की तरफ से अकेला दूल्हा आ रहा है। तो वो कवर अप करने के लिए फिर मैंने अपने दोस्तों को, किसी को फूफा बनाया, किसी को जीजा बनाया, किसी को मामा बनाया, और ये सारे के सारे रिश्तेदार बन के मेरे फिर शादी में शामिल हो पाए। फिर वो रस्में हमने निभाई। तो कुल मिला के शुरुआती अड़चनों के बाद में, लेकिन जैसा मैंने कहा कि अंततः जब उन्होंने देखा कि नेहा की अच्छाइयां क्या है, नेहा की काबिलियत क्या है, या कि मैं कैसे खुश हूँ रिश्ते में साथ में रह के, तब वो 3 4 5 महीने के बाद में धीरे से स्वीकार्यता आ गई, और अब तो ये फेवरेट बेटी बहू जैसा रिश्ता चलता है इन लोगों का। तो वही मैंने इसलिए भी पूछा ना, क्योंकि उससे भी तो ये पता चलता है ना कि विषमता की कितनी तरह की जंजीरें हैं। तो मैं अब एक आध सवाल और ले रही हूँ, लेकिन हम जा रहे हैं क्योंकि इसको निष्कर्ष तक पहुंचाने ही। तो दरअसल जिसे अभी तो हमने ये बात की थी कि हम जिसे मुख्य धारा कहते हैं, वो अब शिवी को लग रहा है दोस्त होना बहुत जरूरी है। भविष्य में शादी करूंगी तो दिक्कत नहीं आएगी। हाँ हाँ, तुम तो इसी पर्पज से अभी से दोस्त बना लो। मैं आ जाऊंगा, तो मैं शिवी, I'll take the responsibility। हाँ मैं आऊंगा शादी में शिवी। तो मैं ये कह रही थी कि लेकिन जिसे हम, वो लोग जिसे नॉर्मल लाइफ समझते हैं, उसकी अपनी दुश्वारियां बहुत है। आई मीन सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप एक डिफरेंटली एबल्ड पर्सन से या एक अलग तरह के लोगों से भेदभाव करते हैं। आपके तो अपने घर में भेदभाव है, आपका तो बेटा अलग हो गया है ना, किसी से भी। आई मीन कि अगर वो जो विषमता का जो हमारे समाज में इतनी गहराई से है
कि जरा सी भी जो आपकी नॉर्मलसी की डेफिनेशन है वो इतनी टाइट है कि आप उससे जरा सा भी उस पटरी से डेविएट करते हैं तो आप भी एक तरह से हाशिए में हो जाते हैं। हाशिया तो है ही समाज का, आपके पास दोस्त थे, स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग थी तो अलग बात है, अदरवाइज आप शादी अपनी मर्जी से कर रहे हो, जॉब अपनी मर्जी से कर रहे हो, आप भी गए हाशिए में। अब समाज का सपोर्ट थोड़ी साथ में रहता है, अक्सर नहीं रहता, मतलब इतना भी नहीं रहता कि आप बैंक से लोन भी रखें। तो फिर मैं ये कह रही है, इन्होंने तो भाई बहन बना लिए यहीं पे, तो इनके भाई बहन से मेरे को ये याद आया कि इनकी जो राखी भी थी वो भी आपकी नुक्कड़ में ही शायद बीती है बहुत अच्छे से। आपकी नुक्कड़ ही जो सारे कर्मचारी ही मेरे ख्याल से वो रहे होंगे जो आपको राखी बांध रहे थे। और एक ही थैंक यू भैया यहाँ कह रही है शिवी जी। तो मैं ये कह रही थी कि आपकी शादी हुई कहाँ थी, इस क्वेश्चन से तो मुझे ये याद आ गया, राखी तो आपकी नुक्कड़ में होती है, शादी भी वहीं हुई क्या? नहीं, शादी नुक्कड़ में नहीं हुई, शादी तो नहीं कर पाए हम लोग यहाँ पे। शादी हम लोगों ने की थी पास में भोरमदेव करके काफी प्यारी जगह है, भोरमदेव करके बड़ा मशहूर मंदिर है जिसको छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। तो वहाँ एक छोटा सा रिजॉर्ट था, वहाँ की हमने बुकिंग कर रखी थी, वहाँ पे हमारी शादी हुई। क्यों हुई थी भोरमदेव? नेहा ने डिमांड नहीं किया था। भेजी बोलिए नेहा, आप उनको बता रही हैं, क्या बोलिए, आप ही बता दीजिए ना। नहीं आप बताओ। नहीं क्या बोल रही है? नहीं आप बताओ। तो नेहा चाहती थी कि डेस्टिनेशन वेडिंग रहे, मतलब प्रॉपर अच्छे लिटअप और सुंदर से माहौल, जंगलों के बीच शादी करना था, पेड़ पौधों के बीच में। तो हुआ वो? हाँ तो वही तो भोरमदेव रिजॉर्ट वैसी जगह थी, पूरी जंगलों के बीच में। जैसे मैं कहती हूँ ना, मैं हर बार सिर्फ सपने देखती हूँ और उसको दिशा कैसे देना है वो प्रियंक तय करते हैं। तो मैंने बस उन्हें कहा कि मुझे पेड़ों के बीच में जंगल में शादी करनी है, तो इन्होंने रास्ता निकाला कि हाँ बोरम में एक जगह है जहाँ पर हम कर सकते हैं। तो वो एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ पे पूरा नेचर से भरा हुआ इलाका है ऐसा। तो आप उन चंद भाग्यशाली लोगों में से हैं जिन्होंने अपने व्यवसाय और शादी, ये दो चीजें ऐसी होती हैं, शादी तो मैं नहीं कहूंगी, मैं जीवन साथी चुनना कहूंगी, ये दो चीजें आपकी जिंदगी को बहुत बड़ा प्रभावित करती हैं और अक्सर ये समाज के हाथ में होती हैं। तो आपने इन दोनों की बागडोर अपने हाथ में ली, तो मुझे लगता है कि मौलिक निगाहों की और सफलता की तो आधी से ज्यादा जंग तो यहीं जीत ली, क्योंकि दरअसल ये संघर्ष के बाद बहुत काफी संघर्षों के बाद रश्मि, क्योंकि उसमें अलग अलग किस्म के डिसअपॉइंटमेंट थे। आप सोचिए आपकी शादी के दिन में आपका परिवार आपके साथ में नहीं है, लेकिन आपको आगे बढ़ना है। बिजनेस में आपके आइडिया पे ज्यादा लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको आगे बढ़ना है। शुरुआती दिनों में आपके पास बिजनेस नहीं मिल रहा है, लोग ट्रस्ट नहीं कर पा रहे कि क्या नई चीज खोल दी इन लोगों ने, मुंह बधे बच्चे सर्विस देते हैं हमको, तो पता नहीं कैसे इसमें डील कर पाएंगे। इन सारे चैलेंजेस के बावजूद मुझे लगता है कि आप कितने डिटरमाइंड है, आप कितने दृढ़ हैं, आप कितने निश्चित हैं कि आपको ये चीज करनी है। क्योंकि आप अगर अपने पीछे ऑप्शन ABCD सब है मेरे पास में लेके, मेरा ये मानना है, मैं सही है गलत नहीं कह सकता इस चीज को, लेकिन मेरा मानना है कि जितना ज्यादा शार्पली आप अपने आइडिया को फॉलो करते हैं, अगर मुझे पता है कि मेरे पास यही एक ऑप्शन है, जैसे मैंने नुक्कड़ शुरू करते वक्त सब कुछ दांव पे लगा दिया था। मैं अपने पिताजी से 3 महीने का वक्त लेके आया था कि मैं दिसंबर में जा रहा हूँ, अगर मार्च या फरवरी तक मेरे पास कुछ सोल्यूशन नहीं रहेगा बताने के लिए तो मैं वापस आ जाऊंगा, फिर आप जो कहेंगे। और मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं PSC देता, जैसा कि हर मिडिल क्लास हिंदुस्तानी परिवार चाहता है कि उनका बेटा कलेक्टर बने। मेरे माँ बाप भी चाहते थे कि मैं कलेक्टर बन जाऊं, जो कि मेरे अंदर कोई संभावना नहीं थी बन पाने की, लेकिन मैं कहता करूंगा। तो वो उन 4 महीनों के दौरान आइडेंटिफाई करना एक लोकेशन या तय करना कि हम कैसे सस्टेनेबल बिजनेस कर पाएंगे। नुक्कड़ खुला भी, लेकिन शुरुआती स्ट्रगल कि भाई कस्टमर समझ नहीं पा रहे कॉन्सेप्ट क्या है, डेफ कम्युनिटी के साथ में इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा, तो आपने धीरे धीरे बदलाव किए, आपने साइन लैंग्वेज को स्पेस दी, आपने मेन्यू की जगह पेपर पेन रखने शुरू किए, साइन कोड अलग अलग मेंशन किए, धीरे धीरे आप लगातार जुटे हुए थे, धीरे धीरे प्रयास कर रहे थे। हर डिसअपॉइंटमेंट के बाद में, हर फेलियर के बाद में, हर सेटबैक के बाद में आप क्या थे? क्या आप रुक गए थे? क्या आप अफसोस वाले मोड में चले गए थे कि क्या आप ठहर के देख रहे थे कि यार क्या करूं, ये तो मेरे साथ कुछ हो ही नहीं पा रहा, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या आप नया रास्ता ढूंढ के लगातार प्रयासरत थे? ये मुझे हमेशा लगा, मुझे लगता है कि इसी चीज ने मुझे पिछले 10 सालों तक आगे बढ़ाया है। और आगे आने वाले भविष्य में भी जो योजनाएं हम लोग कर रहे हैं, जिन चीजों के बारे में हम लोग आशान्वित हैं कि चीजें नया फल देंगी, हम उतने सकारात्मक हैं। क्योंकि हमें लगता है कि जैसे नेहा भी बार बार कहती है कि सपने देखना एक चीज होती है, लेकिन सपनों के लिए सपनों के लिए सब कुछ झोंक देना, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आपको अगर लगता है कि ये चीज आपने चुनी है, ये रास्ता आपने चुना है, तो उस रास्ते में आने वाले फूल भी आपके हैं, कांटे भी आपके हैं, फेलियर भी आपके हैं, बदनामी भी आपकी है, यश भी आपका है।
सब कुछ आपका है, वो सब कुछ लेने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। सिर्फ अच्छा अच्छा मेरा, बुरा बुरा किसी और का, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो सारे के सारे अच्छे बुरे अनुभव, सकारात्मकता नकारात्मकता जुड़ी हुई, पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड, सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। लेकिन आप कितने दृढ़ता से टिके हुए हैं, वही आपको आगे तक लेके आता है, वही चीजें हमको यहाँ तक ला पाएंगे। आपको रुकना नहीं है, आपको हमेशा चलते रहना है। तो ये सवाल मैं दोनों से ही पूछ रही हूँ, पहले नेहा जी से ही कहती हूँ। नेहा जी, एक तो ये बताइए कि अब आगे आपके भविष्य के लिए क्या स्वप्न है, अलग से आपके या दोनों के साझे? और दूसरा मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि इस पूरी यात्रा में कहीं कोई ऐसा मोमेंट आया जब आपको थोड़ी सी निराशा सी फील हुई हो कि अब नहीं हो पाएगा, ये गिव अप करने जैसी हालत तक आप पहुंचे हो, ऐसा कुछ हुआ बीच में? जी। कोई चीज मुश्किल हो रही है? हर बार ऐसा महसूस होता है, मतलब जब भी आप कुछ चालू करते हो और आपको मतलब आप राइट ऑडियंस तक पहुंच नहीं पाते, या फिर आपको जो करना चाहते हो वो आपको मिलता नहीं है, तो आपको हर बार निराशा महसूस होती है। मुझे मतलब याद है कि मतलब कई बार ऐसा है कि मैं कलेक्शन बनाती हूँ, मतलब जो भी मैं सेविंग करती हूँ उसको एक अच्छे काम को करते हुए उसको इन्वेस्ट करती हूँ, और जब वो फेल हो जाए तो बड़ा वो कलेक्शन डम सा और दिखता है, तो बड़ा दुख होता है। फिर लेकिन कुछ ऐसे वक्त भी आते हैं जब आपके पास बाहर से लोग आते हैं और आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि मेरा ऑडियंस ज्यादा रायपुर का नहीं है, तो लोकल कम्युनिटी उस तरह से बहुत अच्छे से काम को समझ नहीं पाती है जितना बाहर के लोग जो आते हैं वो मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं, जो कि यूजुअली ट्रैवलर्स, बुद्धिजीवी लोग होते हैं। तो जब वो अप्रिशिएशन मिलता है तो एक दोबारा से काम करने की एक इच्छा फिर से मुझे प्रेरणा मिलती है उन सब चीज़ों से। तो मुझे मतलब एज अ वुमन भी कई बार ऐसे लगता है कि मतलब एक लेडी होने, मतलब मेरे घर में मैं ही पहली वो हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ, वुमन एंटरप्रेन्योर। तो मतलब एक बड़ा सा चैलेंज होता है क्योंकि एक जॉब बैकग्राउंड से है मेरे पापा, तो मुझे बिजनेस का एबीसीडी कुछ भी नहीं आता था। तो कई बार ऐसा मैं गिरी उठी कई चीजें, मतलब मेरे घर में काफी सपोर्ट मिला है मुझे कि मतलब एज अ वुमन मैं एक लड़की हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मुझे जेंडर इक्वालिटी का तो एक मेरे घर में एक जीता जाता उदाहरण है कि मेरे पिताजी ने मेरे सपनों पर यकीन किया और मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए लड़ना आपको हमेशा पड़ता है। आपको अपने आप को प्रूव करना होता है कि आप जो कर रहे हैं, आप जो करना चाहते हैं वो कितना वर्थ है और आप इसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इस चीज के लिए हमेशा आपको अपने आप को प्रूफ करना ही पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आपके मतलब क्लाइंट्स हो या कोई भी हो, तो आपको अपने आइडियाज को प्रूव करना ही पड़ेगा। तो चैलेंजेस इसी तरह के कई बार अपने में एक बीइंग अ वुमन हमेशा क्या होता है कि ना मतलब क्या कहना चाहिए कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कई बार एक कमी आ जाती है, क्योंकि हमेशा कभी पिता से सवाल पूछो, कभी ऐसे इस तरह की चीजें होती है कि, तो उस तरह से मुझे लगता था कि थोड़ा सा एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी मुझे कभी कभी महसूस होती रहती थी। बट ठीक है, मतलब वो एक आपका अपना पर्सनल चैलेंज है, उससे आपको हमेशा लड़ना है और आगे भी बढ़ना है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या देख रहे हो? फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में मतलब मैं अभी आगे डॉग क्लोथिंग में भी काम कर रही थी, क्योंकि आफ्टर कोरोना मैंने ये चीज़ को रियलाइज किया कि बहुत लोगों ने अपने फैमिली मेंबर्स को खोया है और उनकी कमी जो है, पेट एनिमल्स जो हैं, जो डॉग्स हैं, उन लोगों ने काफ़ी उस चीज़ की कमी को खत्म किया है। लोग जो काफ़ी डिप्रेशन में जा सकते थे, उन लोगों का एक वो डॉग के आने से उनके अंदर में एक अलग तरह की जीवन जीने की इच्छा पैदा हुई है। तो इन सब चीज़ों के लिए और स्ट्रीट डॉग्स के कंडीशनिंग के लिए भी तो मैंने एक मुहिम, मतलब एक नया वर्क स्टार्ट किया है कि जिसमें मैं रिसाइकल्ड वेस्ट, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उन सब से मैं एक कलेक्शन रेडी कर रही हूँ, जिसमें बेसिकली पेट्स के लिए जो बेड्स होते हैं, जो कि एक वेस्ट कपड़े और बोरे से लेके हम बनाते हैं, तो जो भी हमें अपने वेस्ट कपड़े डोनेट करता है तो हम उनको वो बेड देते हैं ताकि वो अपने आसपास के स्ट्रीट डॉग्स के जो छोटे बच्चे हैं उन सबकी वो हेल्प कर सके, ताकि वो उसमें आराम से उनको एक अच्छी स्लीप मिल सके। तो इस तरह की हम मैं एक नया इनिशिएटिव है जो पेट्स क्लोथिंग की साइड में जा रही हूँ। सेकंड है कि मतलब अभी हमारा न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, तो उसकी साइड पे भी प्रयाग के साथ हम लोग अगेन आगे कोलैबोरेट करके वर्क करेंगे। तो एक छोटा सा एक
इनिशिएटिव यही है। अभी जो नुक्कड़ के कलेक्टिव अगर बात करेंगे फ्यूचर एस्पिरेशंस के, तो जैसे रश्मि जी ऑलरेडी अभी हम लोग 5 कम्युनिटीज के साथ में काम कर रहे हैं, जिसमें मूक बधिर हैं, तृतीयलिंगी समुदाय के बच्चे हैं, ड्वार्फ समुदाय के हैं, ट्रैफिकिंग सर्वाइवर जैसे जो महिलाएं या बच्चियां जो ट्रैफिकिंग में जाती हैं फिर जो रेस्क्यू करके लाई जाती है, उनके साथ भी हम लोग काम कर रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड हमारे 3 ऑलरेडी एजेंडाज हैं जो आने वाले 1.5 से 2 साल के अंदर एग्जीक्यूट होंगे। एक है सेकंड इनिंग। सेकंड इनिंग हमारा एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम वृद्धाश्रमों में रहने वाले बुजुर्गों के साथ दोबारा काम करना चाहते हैं। हमारे मानना है कि 60, 62 या 65 साल का कोई भी बुजुर्ग जो किन्हीं भी वजहों से, चाहे परिवार ने छोड़ दिया हो, आर्थिक अभाव रहा हो, अगर किसी वृद्धाश्रम में रह रहा है तो उसको दोबारा मुख्यधारा में लाने के लिए या दोबारा उसको सोशलाइज करने के लिए, सोशली इंक्लूड करने के लिए किसी इनिशिएटिव की जरूरत है। तो नुक्कड़ के इन प्रयासों के जरिए हम उनको दोबारा शामिल करना चाहते हैं। हमारे ऑलरेडी टाई अप्स हुए हैं 2-3 वृद्धाश्रमों में, और हम प्रयासरत हैं हमारे नए इनिशिएटिव्स को शुरू करने के लिए। एक हमारा बी पॉजिटिव कैफे है, जो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी HIV पॉजिटिव लोग हैं जो अपना कंसेंट देते हैं कि उनकी आइडेंटिटी शेयर करने में दिक्कत नहीं है, हम उन HIV पॉजिटिव लोगों के साथ भी काम करना चाहते हैं ताकि उन्हें भी रोजगार परक चीज मिले। क्योंकि अभी भी ना बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिग्मा है HIV पॉजिटिव के प्रति। शबाना आजमी जी कब से कह रही हैं दूरदर्शन के जमाने से कि छूने से प्यार फैलता है, लेकिन हम लोगों ने इस चीज को समझा नहीं। अभी भी कोई अगर बंदा कहे कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ तो हम लोग थोड़ी सी सेपरेट डिस्टेंस बना लेते हैं। तो ये स्टिग्मा जो है इसे तोड़ने का हमारा प्रयास है। और मेरा अभी हम लोगों का रिसेंटली एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से टाई अप हुआ जिसमें हम लोग आत्मसमर्पित नक्सलियों के साथ एक नया इनिशिएटिव लेने वाले हैं। तो जैसा मैं आपको बताता हूँ कि हर वो कम्युनिटी, हर वो तबका, हर वो वर्ग जो जिसे मौके नहीं मिले किन्हीं भी वजहों से, जो उसके बारे में धारणाएं पहले से निर्धारित थी या जो स्टिग्मा था, तो हम उन सबको तोड़ना चाहते हैं। हम उन सबके लिए विकल्प देना चाहते हैं, हम उन सबको एक मौका देना चाहते हैं और ये कोशिश करना चाहते हैं कि समाज जब नुक्कड़ के प्रयोगों को देखे तो प्रेरणा ले और इन जैसा कुछ करने के लिए प्रेरित हो। जी, तो एक क्वेश्चन बस, इनके फैशन के बारे में थोड़ा सी कम जानकारी मिली, तो नेहा जी आपका जो टारगेट क्लाइंट है वो कौन सा ग्रुप है? जैसे कि फैशन डिजाइनर इधर मतलब बड़े मॉडल्स के भी होते हैं, कुछ एक इस तरह के भी होते हैं कि जो एक एथनिक वेयर एक लोकल लेवल पे काम करता है या किसी तरीके से। तो आपकी जो टारगेट ऑडियंस है या आपका जो यूएसपी भी है कि मेन आपका जो जिस चीज के लिए लोग आए लाला लूनी, वो क्या है? जी, ये मेरा जो यूएसपी है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मैं कंफर्ट को बहुत प्रायोरिटी देती हूँ। तो जी, तो जो भी क्लोथिंग आप करते हैं तो मेरे पास ज्यादातर जो है वर्किंग जो वुमेन्स हैं, ट्रैवलर्स हैं, इस टाइप के लोगों की जेनेट्री को मैं ज्यादा अपने मतलब उनको मैं ज्यादा सर्व करती हूँ। एंड मेरा एक जो जनरली जो ऑडियंस है वो 30+ ही रहते हैं। तो मुझे और इस चीज की भी बहुत खुशी होती है कि मेरे पास कुछ ऐसी वुमेन्स आती हैं जो कि 50-50+ हैं, जो कि काफी अपसाइक्लिंग को यूज करती हैं। तो जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मैंने एक वुमन का एक वार्डरोब बनाया था शादी का, उनके बेटे की शादी थी, और उन्होंने पूरी अपनी ओल्ड क्लोथ्स को पूरा अपसाइकिल करके उनको पूरे नए मतलब कलेक्शन पूरा शादी का वार्डरोब क्रिएट किया था हमने। तो ये एक मतलब चीज जो है जो मेरे काम के थ्रू मैं प्रमोट करती हूँ। जैसे मुझे कुछ बाहर से कुछ क्लाइंट्स मुझे अप्रोच करते हैं, जैसे एक वुमन है मुंबई से, उन्होंने मुझे 5 अपनी ओल्ड सिल्क की साड़ियां दी और उनको हमने कर्टन्स में कन्वर्ट करके उनकी मेमोरी को दोबारा से उनको हमने वो किया। तो इस तरह की चीजें जिससे आपके थ्रू जितने ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस का सही यूज हो सके, वो मैं चाहती हूँ कि आप वेस्ट मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं, वो आइडियाज मेरा काम रहता है प्रोवाइड करना। तो मैं मतलब बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल उन्हीं टाइप के जो ट्रैवलर्स हैं, जो चीजों को समझते हैं कि कैसे हमें हर चीज की बचत करनी है, और उन चीज को करते हुए ताकि उन चीजों का फायदा हमसे जो और भी वर्ग है उनको भी हो सके, इस तरह से। जी, इमेज मेकिंग पे कुछ बोलेंगे आप? फैशन इंडस्ट्री के इमेज मेकिंग पे कुछ बोलना अगर आप चाहें तो। इमेज मेकिंग इन व्हाट सेंस? मैंने तो आप ही की वीडियो से सुन के पूछ लिया, मुझे तो उतना ही पता है जितना आपने बोला है। इमेज क्योंकि वही हमारा नाम आया था ना कि फैशन इंडस्ट्री जो है इमेज मेकिंग के लिए भी बहुत काम करती है, और फिर आपने कहा था तो मुझे लगा ऑडियंस रिलेट करेंगे। फिर आपने कहा कि
जैसे कि हीरोइंस के पीछे पूरा एक काम कर रहा होता है और आपको भी उसकी जरूरत पड़ सकती है, तो मुझे लगा सब रिलेट करेगा, इससे मैंने इसलिए पूछ लिया। ठीक है जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इमेज मेकिंग मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब आपकी जो क्लोथिंग है, आपका जो मतलब हर चीज़ वो आपका एक पर्सनैलिटी होता है। जो भी आप पहन रहे हैं, जिस तरह से आप अपने आप को दिखा रहे हैं, वो हर एक चीज़ आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेज़ेंट करता है। तो अगर आप एक कॉन्शियस पर्सन हैं, तो वो कहीं न कहीं आपके क्लोथिंग में एक छोटी-सी चीज़ होगी, वो आपके उसको रिप्रेज़ेंट करेगी। जैसे कि अभी मैंने जो पहना है ये एक ट्राइब बनाती है, बस्तर की एक ट्राइब है, तो ये इसको डोकरा आर्ट बोलते हैं, डोकरा आर्ट की ज्वेलरी। तो ये छोटी-छोटी से एलिमेंट होते हैं जो उससे मतलब कहीं न कहीं आप अगर कोई भी अगर जो फैशन सेंस में जिसका रुचि होगी फैशन में, वो इसको देख रहा होगा, बोल रहा होगा कि है क्या ये चीज़? तो ये क्या पहन रखा है उन्होंने? तो वो एक है कि मतलब इस छोटी-छोटी चीज़ों के थ्रू आप वहाँ तक पहुँच रहे हैं। आप उस छोटे से उस गाँव तक पहुँच रहे हैं जहाँ पे सिर्फ़ 5 घरों का एक गाँव है। तो उस गाँव के लोग इस आर्ट को बनाते हैं। तो ये मेरा एक यही मैसेज रहता है कि जो भी कर रहे हैं, ड्रेसिंग कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ आप कैरी कर रहे हैं, तो उसको आप कॉन्शियसली अगर कैरी करेंगे, तो उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता है। जी, तो अब हम मतलब आपके जीवन की कोई दोनों के कोई महत्वपूर्ण आयाम जो छूट गया हो, तो कृपया आप उसे बोलते हुए शिविका इस क्वेश्चन को हम आखिरी में लेंगे। तो आपके जीवन का कोई महत्वपूर्ण आयाम जो बोलने से छूटा हो, वो कृपया आप बताएं। और इसके अलावा मैंने सोचा था कि पीयूष कुमार आपका बड़ा इंतजार दिख रहा था मुझे पोस्ट में, लेकिन आपकी तरफ के लोग नहीं आए हैं क्योंकि आप दोनों ने उसको फेसबुक में शायद शेयर ही नहीं की थी इन्फॉर्मेशन। तो नहीं, आप मुझे मैं अपने सर्कल में शेयर करके रखा, जो मेरा इन जनरल सर्कल है, जो रायपुर से जो बाकी लोग कनेक्टेड हैं मुझसे, मैंने वहां पे उसको शेयर किया हुआ है। तो जो लोग जुड़ के मेरे ख्याल से पता नहीं लगातार है कि नहीं, मैं चीज देख नहीं पा रहा हूँ यहाँ से, मुझे पता नहीं चलता है कितने अच्छा, लोग तो हैं। मैं ये कह रही थी कि मुझे लगा था वो जुड़ेंगे तो मैं खुद देख लूंगी, पर क्योंकि वो जुड़े नहीं, तो आप मुझे रायपुर के जिन साहित्य या जिन जो साहित्यिक या सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए जिन लोगों के अपने अपने उसमें नुक्कड़, मतलब जिनसे आप टच में है, आपका नुक्कड़, वो 2 4 5 6 के नाम हम भी जान लें कि कौन कौन है वो, तो फिर हम भी आए कभी, तो एक गोष्ठी कभी करेंगे तो आपके नुक्कड़ की आप कॉपी आएंगे में। तो तो पूछना ये भी देखिए। बताइए। हाँ, और जी, और उसके साथ ये भी कि अगर कोई आयाम छूट गया है तो वो दोनों आप बताएं, फिर हम बाद में शिविका का प्रश्न लेंगे जी। छूटा हुआ आयाम जैसा तो मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसी कोई चीज छूटी है। मेरे ख्याल से लगभग सारे पहलू कवर किए गए हैं कि नुक्कड़ क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, और आगे की योजना इसके साथ में क्या है जिंदगी में। नुक्कड़ तक आने के पहले की मेरी कहानी क्या थी, उसके बाद सपोर्ट कितना मिला, परिवार से मिला या नहीं मिला करके, और किन चीजों ने मुझे प्रेरणा दी कि मैं यहाँ तक पहुंचूं, एक ये सारे अहम पहलू कवर हुए हैं। एक दो चीजें जो मुझे लगती है, जो खासतौर पे मेरी और नेहा की कंपेनियनशिप को लेकर थोड़ा सा एक डिस्कशन थोड़ा रह गया मुझे लगता है, कि मैं क्यों अप्रिशिएट करता हूँ नुक्कड़, नेहा का होना नुक्कड़ के साथ में। तो नुक्कड़ चलिए, नेहा चूंकि मेरे साथ में करके नुक्कड़ हम लोग कलेक्टिवली डेवलप कर रहे हैं, हो सकता है कोई और चीज भी करते हैं साथ में। तो जो एम्बिशियसली, मतलब जो मैं बार बार कहता हूँ कि एस्थेटिक को लेके या आर्ट को लेके, या कह सकते हैं कि कुल मिला के जो एक आर्ट, कलेक्टिव आर्ट को लेके जो नेहा की समझ है, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है पूरे नुक्कड़ की धुरी का। क्योंकि नुक्कड़ को अगर आप सिर्फ एक रेस्टोरेंट कैफे के तौर पे देखेंगे, तो उसमें आने के बाद, चूंकि मुझे आप शायद आप जब भी आप विजिट करेंगे आप एक्सपीरियंस करेंगी कि कलात्मक तौर पे नुक्कड़ काफी रुचिपूर्ण है। इसके हर हर कोने में, हर दीवार पे, हर हर जगह पे, जैसे नेहा नुक्कड़ के फर्नीचर को डिजाइन करती है, नेहा नुक्कड़ के वॉल आर्ट को डिजाइन करती है, नेहा नुक्कड़ के लिए कलर पैलेट डिजाइन करती हैं। तो इन सारी चीजों में जो विजन जो देती हैं, जिस दृष्टि से मैं बात करता हूँ, मैं अगर इंक्लूजन, समावेशीकरण की बात करता हूँ, तो समावेशीकरण कैसे आर्ट की दृष्टि से लगेगा, बेहतर लगेगा, वो काम नेहा के हिस्से आता है। वो नेहा उस काम को बखूबी करती है। पिछले हमारे अगर 4 या 5 स्टोर हम लोग ने अब तक रेडी किए, पांचों स्टोर की डिजाइन, पांचों स्टोर का एम्बियंस, पांचों स्टोर का लुक और फील अलग अलग है। हमने कभी भी एक स्टोर का कॉन्सेप्ट रिपीट नहीं किया है। थीम, टीम और मेन्यू ये सेम रह सकता है, लेकिन जो एम्बियंस है, जो लुक एंड फील है, वो हर स्टोर का अलग है। हर स्टोर पे हमने बराबरी से मेहनत की है कि वो डिफरेंट दिखे। उसमें नेहा ने बहुत बेहतर मेहनत की है, और वो कलेक्टिवली लोगों ने अप्रिशिएट भी उतना ही किया है। हमारे हर स्टोर को उसके एम्बियंस के लिए लगातार अप्रिशिएशन मिलता है, लगातार लोग पसंद करते हैं और उसकी तारीफ कर और प्रेरित होते हैं।
तो ये एक बहुत अहम पहलू है। मुझे लगता है कि अभी भी आने वाले प्रोजेक्ट में जो हम बात कर रहे हैं, दंतेवाड़ा जिले में जहां हम लोग आत्मसमर्पित नक्सलियों के साथ काम करने का प्रयोग करने वाले हैं, तो वहां पे भी कैसे जो मूल निवासी हैं, उन मूल निवासियों के कल्चर, उनके आर्ट, उनके इक्विपमेंट्स, उनके टूल्स, उनकी जिंदगी के छोटे छोटे पहलू कैसे वो एक कैफे के अंदर शामिल किए जा सकते हैं, उन पे नेहा भी ऑलरेडी मेहनत कर रही है। तो ये जो इनकी जो वो एक शैली है काम करने की, जो इनके काम में दिखती है, चाहे वो कपड़ों की डिजाइनिंग हो अपने क्लाइंट के लिए या फिर नुक्कड़ के लिए थीम डिजाइन करना हो, तो ये बहुत मतलब मुझे लगता है कि बहुत एडेड बेनिफिट है नुक्कड़, मतलब मेरे और नेहा के साथ में रहने से। क्योंकि अदरवाइज हो सकता है नेहा के ना रहने पे नुक्कड़ के साथ वो एक बहुत कीमती अहम चीज मिस हो जाए कि यार वो जो एक खूबसूरत कह सकते हैं एक नुक्कड़ का आवरण बनता है, वो आवरण शायद वहां पे ना बन पाए। तो वो मैं चाहता हूँ कि वो हम हमेशा चाहते हैं कि वो बना रहे, अप्रिशिएट होता रहे, और उस दिशा में हम लोग लगातार प्रयास भी करते रहते हैं। बहुत ज्यादा तारीफ कर दी। पांचों आउटलेट कहाँ पर आपके हैं ये? हमारा 4 रायपुर में है मैम, और एक हमारा भिलाई में है। रायपुर में समता कॉलोनी, सिटी सेंटर मॉल पंडरी, जल विहार कॉलोनी रायपुर और वीआईपी रोड, और भिलाई में नेहरू नगर। जी। मुझे अभी क्योंकि युवा वर्ग हमारे से जुड़ा हुआ है, मुझे एक छोटा सा मैसेज उन्हें देना है कि हमारे काम के पीछे हमारा वाय बहुत क्लियर था, क्यों हम ये काम कर रहे हैं, किस लिए काम कर रहे हैं। तो आप हमसे इंस्पायर अगर हो भी रहे हैं, नहीं भी हो रहे हैं, तो आप कभी भी कोई भी कार्य स्टार्ट करेंगे तो उसके पीछे की, जब तक आप उस वाय से सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो आप उस काम को स्टार्ट नहीं करें। पहले आप पूरी तरह से उस वाय को खंगालें कि क्यों आप ये काम करना चाह रहे हैं। तो जैसे हमारा वाय बहुत इंस्टेंटली हम भी बहुत क्लियर नहीं थे अपने क्यों हम ये करना चाह रहे, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ में वो क्लैरिटी हमें भी आती गई। तो आप भी अपने वाय को अच्छे से समझें कि क्यों आप किसी भी कार्य की ओर बढ़ना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल। मैंने साहित्यकार पूछा था रायपुर के कौन कौन जुड़े हैं या बाहर के भी आए, तो कौन कौन आए आपसे? कौन इसमें जुड़े कौन है मैम, यहाँ से मैं बता नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझे नाम नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जो लोग आ चुके हैं। नहीं, आपके नुक्कड़ से। अरे नुक्कड़ में तो मतलब ऐसे कई, जैसे रायपुर से जुड़े हुए में आप समीर दीवान जी हैं, ईश्वर सिंह दोस्त जी हैं, फिर आपके अनूप रंजन पांडे जी हैं, और कई नाम है। मतलब मुझे लगता है कि भरसक लोग हैं जो यहाँ आते रहते हैं, जुड़े हुए हैं, और हर किस्म के, और सिर्फ साहित्य से नहीं, वो चाहे कलाकार हो, चाहे पेंटर हो, चाहे स्कल्पचर आर्टिस्ट हो, बहुत चाहे अलग अलग फील्ड, हाँ, सारे डाइवर्स फील्ड के लोग आके जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। वो मुझे लगता है इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि नुक्कड़ वैसी जगह है, नुक्कड़ ख्यालों को खिलने की उतनी जगह देता है। नुक्कड़ वैसी जगह है जहाँ पे लोग एक दूसरे जैसे लोग मिल पाते हैं। हम बार बार कहते हैं ना कि नुक्कड़ अपने काम जो करता है वो तो करता ही है, साथ में एक तरीके के लोगों को भी आपस में मिलने की जगह देता है। तो लाइक माइंडेड लोग साथ में आते हैं, तो एक नया किस्म का कह सकते हैं नया विचार भी यहाँ पे पनपता है। जी। नेहा जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, कॉम्पेटिबिलिटी की बात हो रही है आपकी, तो उसके बाद शिवी के इस प्रश्न से ही खत्म करेंगे। तो मैं आपसे पूछ रही थी कि आप दोनों में सुनता कौन है ज्यादा? ये तो बड़ा डिफॉल्ट, नेहा ही सुनती है। लेकिन नहीं, देखिए मैं सुनने को गलत तरीके से समझ रहा हूँ। हम हमेशा कहते हैं कि आप एक अच्छे लिसनर हैं, आप थोड़ा सा सुनो, मुझे आपको पता है रश्मि जी, वो कविता शेयर करने के पीछे मेरा मकसद क्या था? मैं अपने आप को वैसा बनाना चाहता था, मैं अपने आप को उतना तैयार करना चाहता था सुनने के लिए। मैं भी वैसा नहीं हूँ अभी। ये तो भाषा सुनने की बात हो गई, पर अनकहा भी कौन सुनता है ज्यादा? मेरा मतलब सुनने के तो कई मीनिंग होते हैं ना। एक तो सुनना, शब्द सुनना, एक होता है कि दोनों लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं तो किसकी सुनी जाती है? मतलब बहुत सारी मेरी अनकही चीजों को प्रियांक बहुत ही अच्छे से समझते हैं, और वो उनको मतलब एक रूप भी देते हैं। जैसे कि मेरे दिमाग में कभी बरसों पहले कुछ रहा होगा जो वो मेरे बर्थडे पे जरूर उस चीज को पूरा करेंगे। तो वो बहुत सारी अनकही चीजें जो ये अपने माइंड में ट्रैक में रखे रहते हैं, और मुझे हर बार मेरे बर्थडे पे कई सरप्राइजेस से मतलब मुझे बहुत ही शॉक फील, मतलब बहुत ही एक्साइटेड रहती हूँ अपने बर्थडे पे कि अब क्या मिलने वाला है। तो उसका मतलब आप भी पूरा सुनते हैं। अब 2 प्रश्न बस शिवी के। एक तो ये कि मेरे ख्याल से नेहा जी ने तो एक दिया संदेश, एक और देना चाहेंगी तो वो, तो एक तो हम युवाओं के लिए कुछ संदेश दें। ये हमारा ऐसा प्रश्न है जो हम पूछते हैं चलते हुए। 2 संदेश पूछते हैं,
एक युवाओं के लिए और एक बड़ों के लिए। बड़े मने जिनके हाथ में अथॉरिटी होती है, पेरेंट्स की हो, पड़ोसी की हो, मामा बुआ, प्रिंसिपल सर, टीचर इंचार्ज, बॉस, जो भी अथॉरिटी होती है जिनके हाथ में, निर्णायक क्षमता। तो एक बड़ों के लिए संदेश, एक युवाओं के लिए संदेश। जी। तो मेरे हिस्से से अगर मैं कुछ देना चाहूंगा युवाओं के लिए, तो मैं जैसे नेहा ने ऑलरेडी कहा कि आप हमको देख के प्रेरणा जरूर ले सकते हैं, लेकिन अपना वाय आप खुद ही ढूंढिएगा कि कोई भी काम आप क्यों करेंगे। और दूसरा, मेरे पास जो हमेशा मुझे लगता है कि एक सीख है, एक रिक्वेस्ट भी हमेशा रहती है कि जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं हमारे कामों के जरिए, उससे ये जो मैं गैप मिटाने की बात कर रहा हूँ ना कि दिव्यांगों, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी और हमारी मेन सोसाइटी के बीच में, तो ये गैप दूर तब ज्यादा आसानी से हो पाएगा जब हम और आप मित्रता का प्रयास करेंगे। देखिए होता क्या है, 6.5 करोड़ के आसपास मूक बधिर समुदाय के लोग हैं, लाखों की तादाद में ट्रांसजेंडर हैं, लाखों की तादाद में ड्वार्फ और अलग समुदाय के लोग हैं, और सबके लिए इतने रोजगार परक मौके उपलब्ध कराना संभव नहीं है। लेकिन ये जरूर संभव है कि हम और आप दोस्ती जरूर करना शुरू कर दें। तो ये मैं रिक्वेस्टिंग मोड में युवाओं से कहता हूँ कि अलग अलग कम्युनिटीज में फ्रेंड बनाइए, मेक अ विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड, एक नेत्रहीन व्यक्ति को अपना दोस्त बनाइए, एक ऐसे व्यक्ति को अपना दोस्त बनाइए जो तृतीयलिंगी समुदाय से है, क्योंकि ये आपके विजन को बहुत विस्तार देगा, आपकी सोचने की दृष्टि को, आपकी दुनिया को देखने के तरीके को, और आपके समाज को स्वीकार करने के तरीके को नया नया आयाम दे सकता है। इसलिए दोस्ती का सर्कल, मित्रता का सर्कल बढ़ाते जाइए। इसके लिए कुछ नहीं लगता है, क्योंकि बिजनेस करने के लिए आपको असेट लगेंगे, रिसोर्सेज लगेंगे, लेकिन दोस्ती करने के लिए सिर्फ आप खुद काफी है। और ये दोस्ती का दायरा आप जब बढ़ाना शुरू करेंगे, तो हम जैसे लोगों के या वो कोई भी प्रयास जो इस गैप को कम करने के लिए किया जा रहा है, उससे बहुत मदद मिल जाएगी। और दूसरा एक छोटा सा एक और मुझे इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये लगता है कि कोई भी काम या कोई भी प्रयास सिर्फ इसलिए नहीं कर दिया जाना चाहिए कि वो आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल से काम को इसलिए करा जाना जरूरी है क्योंकि उस काम की जरूरत है। मैं सिर्फ इसलिए कर दूं क्योंकि मैं कर सकता हूं, उसे हासिल नहीं हो पाएगा, लेकिन शायद जो मैं कर रहा हूं उसकी समाज को सच में जरूरत है, तब करना उसको ज्यादा जरूरी है। जी जी नेहा जी। जी, और पेरेंट्स के लिए मेरा ये एक मैसेज रहेगा कि मतलब आप अपने बच्चों के सपनों को जीने दें, उन्हें उनके सपनों को मतलब साकार करने के लिए उन्हें प्रेरित करें। उनके सपनों पे क्वेश्चन करना ये आपका हक है, आप उस पर सवाल जरूर करें और उस चीज़ का इंतज़ार करें कि वो आपको उस चीज़ से सेटिस्फाई करें। और बच्चों के लिए भी एक रहेगा कि वो अपने पेरेंट्स के साथ में वो बॉन्ड बनाए कि वो आपके दिल तक पहुंच पाए। ये दोनों की साइड से एक म्यूचुअल वर्क होता है, बट क्योंकि बच्चे बहुत ही गीली कच्ची मिट्टी होते हैं, तो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पेरेंट्स का होता है कि पेरेंट्स उन बच्चों को एक सही स्वरूप दे सके, उन्हें अपने सपनों को खुद से संजोने के लिए उतना उनको परिपक्व कर सके। अगर पहला हाथ ही अगर बच्चों की तरफ अगर कमजोर पड़े तो बच्चे एक अच्छा इमारत नहीं बना पाएंगे। अगर नींव में ही थोड़ा कमजोरी हो, और नींव आप ही हैं, आप पेरेंट्स, आप ही उन बच्चों की पहली नींव है। तो मेरा हमेशा संदेश रहेगा कि आप उन्हें हमेशा प्रेरित करें कि एक सही दिशा उन्हें मिल सके। जी बहुत बढ़िया। आपने भी कोई संदेश देना है बड़ों को प्रियंक जी? बड़ों को तो मैं बस वही कहना चाहता हूँ हमेशा कि बच्चे अगर कुछ प्रयास कर रहे हैं, गलतियां डेफिनेटली करेंगे क्योंकि उनके लिए नया अनुभव है, सीखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आज की जो जनरेशन है बच्चों वाली, वो तो हमारे वक्त से काफी एडवांस्ड है, काफी लर्नड है, काफी सुलझी हुई है और काफी श्योर है अपने मकसद को लेके। तो जितना वक्त या जितनी मदद उनकी आप कर सकते हैं थोड़ा सा कीजिए। जहां पे आपको डाउट हो रहा है, नेहा ने बहुत वैलिड कहा कि अपने सवालों को वक्त दीजिए कि वो आपके लिए जवाब निकाल के लिए आए। थोड़ा सा बस मैं चाहता हूँ कि अल्टीमेटली अंततः जो आप ढूंढे ना, वो बच्चों की खुशी ढूंढे। और अगर आपके बच्चे किसी सपने को जीने में खुश हैं, तो उस खुशी को अपनी खुशी मानिए। यही मैं उम्मीद करता हूँ, ये मैं चाहता हूँ। जी, आप दोनों से ये अंतिम प्रश्न कार्यक्रम का कि शिवी पूछ रही है कि इस प्रोग्राम के नाम किंसुगी के बारे में जानना चाहूंगी। मीन्स कि किंसुगी अपूर्ण सुंदर है, ब्यूटी इन इम्परफेक्शन, किंसुगी नाम कैसा लगा और ये बातचीत का अनुभव आपका कैसा रहा? जी। नाम तो मुझे बड़ा कमाल लगा रश्मि जी। मतलब मुझे जब तक इसका मायना नहीं पता था तब तक मैं समझ नहीं पाया, लेकिन जब मुझे इसका मायना पता चला तो आई वाज सो ओवरवेल्म्ड। मुझे बेहद खूबसूरत लगा क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो सब भी वही है, लोगों की अपूर्णता में सुंदरता ढूंढना और इस बात को साबित करना है कि लोगों को सिर्फ इस बात से नहीं जज किया जाना चाहिए कि उनके पास कुछ कम है। ये बेहद बेहद कारगर और बेहद अहम जिम्मेदारी है जो आप निभा रही हैं, और जो प्रयास आप करती हैं हमारी प्रोफाइल को जानने का, जिस तरीके के उम्दा और बेहतरीन सवाल आप पूछती हैं, पूरी कोशिश करती हैं
कि एक संपूर्ण बातचीत हो सके, चीजें बेहतर तरीके से निकल के सामने आ सके और सीखने वालों के लिए, जानने वालों के लिए चीजों के विस्तार का मौका मिले। तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम अपनी बातचीत आपसे साझा कर सके, अपनी जर्नी आपसे बांट सके, दिल्ली और रायपुर की दूरी कम कर सके इस बातचीत के जरिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें चुनने के लिए और हमें ये प्लेटफॉर्म देने के लिए जहां हम ये सब बातचीत आपसे साझा कर सके। तो मैं तो बहुत आभारी हूँ और बहुत खुश हूँ, इस नाम से तो बहुत बहुत प्रभावित हूँ। बहुत ही जी प्यारा धन्यवाद जी। नाम है, बहुत मीनिंगफुल नेम है और पहली बार प्रियम पर मैं साथ में स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। थैंक यू सो मच, आपने ये अपॉर्चुनिटी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बातचीत सुनना हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और ये किंगस्युगी नाम सार्थक हुआ। आपकी बहुत सारी पहल से लोगों को जो मैसेज गए होंगे, दरअसल प्रोग्राम का कंक्लूडिंग तो बीच में आप कर चुके थे जब मैंने कहा कि कुछ नया तो नहीं रह गया। तो इससे जो एक भावना निकल के आई, एक सेंट्रल, वही मैं बोलना चाहूँगी। काम तो आपने सब सुन ही लिए कि दरअसल जब वो एक सोचा कि हाशिए किसी के समुदाय के साथ हम काम करें, तो यहाँ पे ये भावना भी नहीं है कि उनके लिए कुछ कर रहे हैं, उनसे पा ही रहे होते हैं। मतलब हम उनको इस बंटवारे में भी एक समाज के हिस्से को नहीं देख सकते हैं कि वहां कुछ कमी है या यहाँ कुछ नॉर्मल है। अब बातें निकल के आएंगी तो जब हम, इसीलिए हम इस प्रोग्राम की कोई ड्यूरेशन नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर आप सतही बातचीत करें तो काफी दूर सतह तक तो समाज का बनाया हुआ नॉर्मल रहता है, लेकिन जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं तो उसकी दरारें दिखती हैं। तो दरअसल उस समाज का हमारे साथ आना, हमें समावेशी बनाना है, तो हम स्ट्रेंथन हो रहे हैं, हम कर ही नहीं रहे स्ट्रेंथन। जो बातचीत से जो निष्कर्ष मेरी समझ में आया कि हम स्ट्रेंथन हो रहे हैं, क्योंकि हमने अपना समाज का एक बहुत बड़ा अंग जो है उसको हम उसकी तरफ देखते नहीं है, हम उसे सुनते नहीं है। जब हम किसी चीज को सुनते नहीं है, तो कविता की पहली लाइन थी, तो वो जिंदा नहीं रह जाता। तो हम अपने समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को निर्जीव बना के अपनी खूबसूरती कम करते हैं। उसकी तरफ आंखें फेरना या उसे सुनना दरअसल अपने आप को ही संपूर्ण बनाना है। तो ऐसा मुझे लगता है कि ये अर्थ इस बातचीत से भी उभर के आया। जिस खूबसूरती के साथ चाहा होगा इन्होंने उसे प्रेजेंट करना कि एस्थेटिक सेंस में भी कमी ना आए, उसमें भी नहीं आए। फैशन की भी इनकी जो मैंने डिजाइन की और इस सब चीज की डेफिनेशन सुनी थी, वो कहीं कहीं उसमें ध्वनि तो इसी बात की है ना कि सुंदर लगने का हक तो हर किसी का है। जब हम रोटी कपड़ा मकान बोलते हैं, तो जो कपड़ा होता है वहां पे वो सिर्फ तन ढकने वाला होता है, लेकिन अगर किसी के पास उतना ही कपड़ा भी है जो तन ढकने की जरूरत पूरी कर रहा है, तो उसका भी अपना एक एस्थेटिक होता है। वहां से उस तरह की ध्वनियां इन लोगों की बातों से मुझ तक पहुंची, और मैं जितने भी ऑडियंस हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं उन सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप दोनों का बहुत बहुत आभार कि अपने आपने बहुत व्यस्त समय से हमारे लिए समय निकाला, क्योंकि मैं कभी भी बहुत जल्दबाजी में बात नहीं करना चाहती, क्योंकि हमारी जो मेन टोन है, अगर आप यूएसपी कहो तो सुनना ही है। और मुझे लगता है कि असली आवाजें, प्रियंक जी तो काफी समय से अभिव्यक्ति की दुनिया से जुड़े रहे हैं, अदरवाइज वो आवाजें निकलने में टाइम लगता है, खासतौर से युवा वर्ग की। जो लेखक समुदाय के लोग हैं उनको तो आदत होती है, और नेहा जी को बहुत बुलवाना पड़ता है इनको, तो इसलिए हम इसको रखते हैं। और आपने बहुत लंबा समय हमें दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार। विदुष पैटर्न परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप आगे दिनों दिन बहुत बहुत सारे समाज को जोड़ते जाएं और हम पहले से बेहतर या सुंदर मनुष्य बन पाए। जी नमस्कार। बिल्कुल, आपको आमंत्रण रहेगा रश्मि जी, जब भी आप आना चाहें रायपुर आपके स्वागत के लिए तैयार रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी टीम आएगी मेरे साथ, जितने जुड़े पूरी टीम आएगी, सभी लोग। जी बिल्कुल, नमस्कार। हाथ जोड़ मैं के तो एक्चुअली चाय पीती हूँ बहुत ज्यादा, दुनिया में कोई भी मेरे लिए चाय का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती। नमस्कार आप बस सबको। आइए, एक अच्छा कप का चाय आपका इंतजार कर रहा है रायपुर में। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगा जाते जाते एंड करते करते शायद वो भी नेहा जी भी कुछ आमंत्रण दे दें कि हमारी फैशन स्टाइल्स भी आपका इंतजार कर रही है। डेफिनेटली एनी टाइम आप आइए, विजिट करिए, आपको बहुत सारे आर्टिसंस का काम यहाँ मिलेगा। होपफुली व्हेनेवर यू विल विजिट, तो आप सबसे जुड़ेंगे मेरे थ्रू।
थैंक यू। शानदार शानदार मैम, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।